अब फ्रेंड्स आते हैं हम इंटरप्ट्स पे। तो इंटरप्ट क्या होता है, एक अनयूजुअल इवेंट होता है जो कि नॉर्मल प्रोग्राम की जो सीक्वेंस है उसको डिस्टर्ब करता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल विथ इंटरप्ट कॉन्सेप्ट डिटरमाइंस द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम अलोंग विथ इंटरप्ट्स। तो ये एक बेसिकली साइकिल है जो यहाँ पे नीचे शो हो रही है, जिसमें हमारा इंटरप्ट भी इन्वॉल्व किया गया है। तो फेच साइकिल सबसे पहले होती है, फेच साइकिल से एग्जीक्यूशन साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल से चेक इंटरप्ट। अगर इंटरप्ट आया है देन वी नीड टू सर्विस द इंटरप्ट, अगर इंटरप्ट नहीं आया है देन अगेन वी नीड टू गो टू द फेच साइकिल। अब ये जो पूरा ऊपर फ्लो चार्ट दिया है ये बताता है कि सीपीयू किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा इंटरप्ट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। तो मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन है ए जिसके एग्जीक्यूशन के बीच में ही इंटरप्ट आ गया, तो तुरंत वो इंटरप्ट को सर्विस नहीं करेगा, पहले इंस्ट्रक्शन ए को ख़त्म करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा एंड देन उसके बाद इंटरप्ट को वो केटर करेगा। अब इंटरप्ट सर्विसेज जो होते हैं इसको इनेबल और डिसेबल दोनों तरीके से कर सकते हैं यूजिंग द इंटरप्ट फ्लैग। इफ द इंटरप्ट सोर्सेज आर डिसेबल्ड नो इंटरप्ट साइकिल, इफ द इंटरप्ट सोर्सेज आर इनेबल्ड इन इंटरप्ट साइकिल इज रिक्वायर्ड टू सर्विस द इंटरप्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर डिसेबल्ड होगा तो कोई इंटरप्ट साइकिल नहीं होगी, अगर इनेबल्ड होगा तो इंटरप्ट साइकिल जो होगी वो इंटरप्ट को सर्विस करेगी। इस वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। तो RST 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 तक ये सारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं और ये नॉन मास्केबल भी हो सकते हैं और यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता मास्केबल या नॉन मास्केबल का। इंटरप्ट प्रायोरिटी लिस्ट जो होती है वो होती है RST 4.5, चूँकि ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है इसलिए इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, देन 7.5 6.5 5.5 एंड देन INTR। अब नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स क्या होते हैं, these interrupts are associated with dynamic vector interrupts and INT2 pin is connected with multiple sources, therefore multiple vector addresses are possible। level triggered interrupts क्या होते हैं, ये तब इनेबल या डिसेबल होते हैं जब जब जो एज होता है वो या तो ज़ीरो वैल्यू होती है या तो वन वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल दी INTR पिन। अब एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स क्या होते हैं, ये इनेबल या डिसेबल होते हैं ऑन राइजिंग और फॉलिंग एज। फिर होता है इंटरप्ट स्ट्रक्चर। अब इंटरप्ट स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स होता है RST 7.5 6.5 5.5 4.5 एंड INTR। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि क्या होते हैं लेवल ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे रिस्क वर्सेस सिस्क। तो दोनों ही जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं दैट इज़ रिस्क, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कैलकुलेटर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कैलकुलेटर, वो दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है ये उसको दिखाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क मशीन क्या होती है, रिस्क का मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कैलकुलेटर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज़्यादा होने का मतलब कि जो ऑपरेंड्स होंगे वो ज़्यादा मेमोरी में स्टोर करने के बजाय हम रजिस्टर्स में कर सकते हैं ताकि फास्टर एक्सेसिंग हो। दूसरा, इट सपोर्ट्स लेस नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। लेस नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स इसलिए भी क्योंकि मेमोरी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसमें, तो जो नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स होंगे मेमोरी टू रजिस्टर या रजिस्टर टू मेमोरी वो कट ऑफ हो जाएंगे। तीसरा है इट सपोर्ट्स फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन। फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है कि अगर 10 बिट्स का है हमारा इंस्ट्रक्शन का पूरा पैनल, तो हर इंस्ट्रक्शन जो होगा वो 10 बिट्स का ही होगा, वन इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे मूव इंस्ट्रक्शन हुआ या ऐड इंस्ट्रक्शन हुआ तो वो एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, मोटोरोला प्रोसेसर में ये यूज़ होता है और ARM दैट इज़ एडवांस्ड रिस्क मशीन में भी ये यूज़ होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्क मशीन। सिस्क मशीन में क्या होता है, ये लेस नंबर ऑफ रजिस्टर सपोर्ट करता है, मतलब मेमोरी का यूजेज होगा इसमें कंसिडरेबल। उसके बाद इसमें सिंस मेमोरी का यूजेज कंसिडरेबल है तो इसलिए मोर नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स होंगे। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो ऐसा हो सकता है कि एक इंस्ट्रक्शन 10 बिट्स का हो, दूसरा इंस्ट्रक्शन 12 बिट्स का हो, तीसरा 13 बिट्स का, चौथा 9 बिट्स का एंड सो ऑन। और साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन इसमें इक्वल टू 1 नहीं होता है। तो जो नाउअडेज जो हम यूज़ करते हैं पेंटियम प्रोसेसर्स में वो सिस्क पे बेस्ड होता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्क प्रोसेसर। तो रिस्क प्रोसेसर में जो रजिस्टर्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो विंडोज़ के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, दैट इज़ ओवरलैपिंग रजिस्टर विंडोज़।
अब रिस्क प्रोसेसर में जो डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं वो ये फॉलोइंग हैं। पहले है ग्लोबल रजिस्टर, फिर है लोकल रजिस्टर, फिर है इन रजिस्टर, फिर है आउट रजिस्टर। अब ग्लोबल रजिस्टर्स जो होते हैं दे आर एक्सेस्ड बाय ऑल रजिस्टर विंडोज़। कोई भी एक रजिस्टर विंडो अगर है तो जो ग्लोबल रजिस्टर्स होते हैं वो सारे रजिस्टर विंडोज से एक्सेसिबल होते हैं। रजिस्टर विंडो कंसिस्ट ऑफ लोकल इन एंड आउट रजिस्टर्स। रजिस्टर विंडो जो होती है वो लोकल रजिस्टर, इन रजिस्टर एंड आउट रजिस्टर से मिलके बनी हुई होती है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन वन विंडो, एक विंडो में कितने रजिस्टर्स हो सकते हैं, दैट इज इक्वल टू लोकल प्लस 2 इंटू इन प्लस ग्लोबल। तो लोकल रजिस्टर एक होगा पर प्रोसेस, देन 2 इंटू इन मीन्स इन रजिस्टर्स दो होंगे। इन एंड आउट की जो कैपेसिटी होती है वो सेम होती है, इसलिए 2 टाइम्स इन रजिस्टर प्लस ग्लोबल रजिस्टर। द इन रजिस्टर ऑफ वन विंडो इज एक्सेसिंग द आउट रजिस्टर ऑफ द अनदर विंडो, देन द रजिस्टर फाइल इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ रजिस्टर सपोर्टेड बाय प्रोसेसर। तो रजिस्टर फाइल हमारी ये बताती है कि कितने रजिस्टर्स करेंटली प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है। ओवरलैपिंग रजिस्टर मीन्स वन विंडो आउट ऑफ रजिस्टर एक्ट्स एज इन रजिस्टर फॉर अनदर विंडो। ओवरलैपिंग रजिस्टर विंडो का मतलब ये होता है कि एक रजिस्टर का आउट जो होगा वो दूसरे के इन से के करस्पॉन्डिंग होगा। देन रजिस्टर फाइल w इंटू एल प्लस सी प्लस जी। So W is the total number of windows, L is the number of local registers, C is the number of common registers and G is the number of global registers. अब अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर क्या होते हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक एंड फर्स्ट इज सीपीयू, सेकंड इज मेमोरी, थर्ड इज इनपुट आउटपुट। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक है रजिस्टर्स, दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। अब रजिस्टर्स जो होते हैं उसको हम देखते हैं। तो रजिस्टर्स आर टेम्परली यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा इन अ टेम्पररी मैनर while executing program CPU is frequently communicating with the memory। तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म रिक्वायर होना चाहिए। अब सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म कैसे आएगा, बाय द यूज ऑफ इंटरमीडिएट registers। The objective of memory hierarchy design is that balancing the bandwidth between CPU and memory, minimizing the speed gap between CPU and memory और synchronizing the data transfer rate between CPU and memory। तो हमारे ये जो सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो इस फॉलोइंग ऑर्डर में है। रजिस्टर्स सबसे फास्टेस्ट होते हैं, देन कैश मेमोरी, देन प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम सेकेंडरी मेमोरी टू रजिस्टर्स ये फॉलोइंग हमारे पैरामीटर्स हैं। कैपेसिटी डिक्रीजेस, एक्सेस टाइम डिक्रीजेस, then performance is inversely proportional to access time, therefore performance increases and cost per bit increases। So according to memory hierarchy design, registers are small size so storage components, so the frequently used data is present in the registers। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी और तीसरा होता है इनपुट आउटपुट। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो सीपीयू के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है रजिस्टर्स जो कि यूज़ होता है वैल्यू स्टोर करने के लिए, दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और एक होता है सीयू दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। अब रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर द डेटा टेम्पररली, टेम्पररी बेसिस पे इसमें डेटा जो है वो स्टोर होता है। और अगर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के समय कोई ऐसा डेटा है या कोई ऐसा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है जिसको हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हम उस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम या उस डेटा को हम रजिस्टर्स में रखते हैं। अब जब डेटा रजिस्टर्स में रखा जाता है तो सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी होती है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं और जो भी रजिस्टर्स से सीपीयू एक्सेस कर रहा है उसको हम यूज़ कर पाएँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन इज बैलेंसिंग द बैंडविड्थ बिटवीन द सीपीयू एंड दी मेमोरी। तो मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन के 3 बैंडविड्थ होते हैं। सबसे पहला होता है बैलेंसिंग द बैंडविड्थ बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, दूसरा होता है मिनिमाइजिंग द स्पीड गैप बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी एंड तीसरा होता है सिंक्रोनाइजिंग द डेटा ट्रांसफर रेट बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। अब इसमें 4 चीज़ें कुल मिला के होती हैं। एक होता है रजिस्टर्स, एक होता है कैशे मेमोरी, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। फ्रॉम बॉटम टू टॉप सेकेंडरी मेमोरी टू रजिस्टर्स कैपेसिटी क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है और एक्सेस टाइम भी डिक्रीज़ कर जाता है। परफॉर्मेंस लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेस टाइम के, इसलिए वो इंक्रीज़ करता है और कॉस्ट पर बिट भी इंक्रीज़ करता है।
तो अकॉर्डिंग टू मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन, रजिस्टर्स आर स्मॉल साइज स्टोरेज कंपोनेंट्स, सो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा इज प्रेजेंट इन दी रजिस्टर्स। तो इसका ये मतलब होता है कि रजिस्टर्स हमारे कॉस्टली होते हैं और स्मॉल साइज होते हैं, इसलिए हम इसमें केवल वही डेटा स्टोर करते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ में हो। एंड दोज रजिस्टर्स आर प्लेस्ड इन द सीपीयू एंड नॉट कनेक्टेड टू द सिस्टम बस। और ये जो सारे रजिस्टर्स हैं वो सीपीयू में हमारे प्लेस होते हैं, सिस्टम बस से कनेक्टेड नहीं होते हैं। Mandatory registers, program counter, it holds the starting instruction address and immediately points to the next instruction address. Instruction register क्या होता है? It is used to currently fetch instruction to decode because instruction format is predefined in the register. Accumulator क्या होता है? ALU के इनपुट और आउटपुट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर किस लिए यूज़ होता है? ये डायरेक्टली कैरी करता है एड्रेस को और डायरेक्टली कैरी करता है एड्रेस लाइंस को सिस्टम बस के। अब मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है? इट इज़ यूज टू कैरी द बाइनरी सीक्वेंस और ये डेटा लाइंस ऑफ द सिस्टम बस को कनेक्ट करता है। माइक्रो ऑपरेशंस और माइक्रो प्रोग्राम। तो माइक्रो ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है, सिंस ये सीपीयू का पार्ट है, तो माइक्रो ऑपरेशन इज़ अ बेसिक रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन। रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन का ये मतलब होता है कि एक हमारा जो इनपुट होगा वो भी रजिस्टर में स्टोर होगा और जो आउटपुट आएगा वो भी रजिस्टर में स्टोर होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन और एटॉमिक ऑपरेशन। इसका मतलब होता है कि किसी भी कोई भी जब हम माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दी रजिस्टर्स। तो ईच माइक्रो ऑपरेशन कैन बी कंप्लीटेड इन वन साइकिल। साइकिल किस हिसाब से हम ले रहे हैं, जो प्रोसेसर क्लॉक होता है उसमें एक साइकिल कंसिडर की जाती है और माइक्रो ऑपरेशन एक कम साइकिल में कंप्लीट होता है। कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑपरेशन होते हैं जिसमें मेमोरी इन्वॉल्व होती है, तो उसको कंप्लीट होने में एक से ज़्यादा साइकिल्स लग सकते हैं। अब एक जैसे हमारे पास एग्जांपल है R1 गोज़ टू R2, तो इसका ये मतलब है कि R1 के कंटेंट को हम R2 में कॉपी कर रहे हैं। तो टू एग्जीक्यूट दिस माइक्रो ऑपरेशन देयर इज़ अ नीड ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। जब भी हमें कोई भी रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन करना पड़ता है या मेमोरी से रिलेट करके ट्रांसफ़र ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो वाली ऑपरेशन एक्टिवेट हो पाए। तो इसीलिए कंट्रोल सिग्नल्स का नीड होता है। ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी रजिस्टर सीपीयू में होते हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रांसफ़र करना है R1 टू R2 तो R1 का आउट रजिस्टर जो होगा दैट शुड बी इनेबल्ड और डेटा जो होगा सारे रजिस्टर्स में अवेलेबल होगा सिंस सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। लेकिन जिस जिस रजिस्टर को वैल्यू R1 की चाहिए होगी केवल वही अपना इन वाला पिन जो है वो एक्टिवेट करेंगे। सो इट सेज कि बट ओनली दोज रजिस्टर व्हिच वांट टू एक्सेस द डेटा विल इनेबल द R इन पिन। अब फ्रेंड्स माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, जो हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसी के सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को हम माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं। इंस्ट्रक्शन फेच का हम माइक्रो प्रोग्राम देख लेते हैं। PC गिव्स MAR, इसका ये मतलब होता है कि प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में देखते हैं या भेजते हैं। तो इसके लिए PC का प्रोग्राम काउंटर का आउट पिन और MAR का इन पिन जो होना चाहिए वो एक्टिवेट होना चाहिए। MAR गिव्स MBR, इसका ये मतलब होता है कि जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है उसका मेमोरी में हम चेक करते हैं और जो भी डेटा या बाइनरी सीक्वेंस निकलता है उसको मेमोरी बफर रजिस्टर में स्टोर करते हैं। तो MAR आउट गिव्स MAR इन। अब MBR गिव्स IR, इसका ये मतलब होता है कि जो मेमोरी बेस्ड रजिस्टर में है उसकी वैल्यू हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में देखते हैं तो हमें कंटेंट मिलता है। तो इसके लिए MBR आउट की जो पिन होगी वो एक्टिवेट होनी चाहिए और IR की इन पिन जो है वो एक्टिवेट होनी चाहिए। फिर PC गिव्स PC स्टेप साइज, इसमें क्या होना चाहिए, PC का ही इन पिन इनेबल होना चाहिए और PC का ही आउट पिन इनेबल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन और माइक्रो प्रोग्राम। सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को हम माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं। अब हमने इंस्ट्रक्शन फेच के लिए माइक्रो प्रोग्राम जो है वो लिख लिया है। अब आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि ऑपरेंड्स के साथ कैसे वो प्रोसेस करते हैं डेटा, और उसके लिए भी हम माइक्रो प्रोग्राम लिखेंगे। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो सबसे पहले है कि सिस्टम फंक्शनैलिटी जो होती है दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में हमारे दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है इंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है डेटा।
अब इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल इज यूज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फेच एंड एग्जीक्यूट साइकिल्स। अब ये जो सारे सब साइकिल्स होते हैं दे इन्वोक देयर माइक्रो प्रोग्राम। ये साइकिल्स अपने माइक्रो प्रोग्राम को इन्वोक करते हैं और माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। कंट्रोल सिग्नल्स आर यूज टू एग्जीक्यूट द माइक्रो ऑपरेशंस। अब कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं वो कंट्रोल यूनिट में इम्प्लीमेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग द प्रोसेसर्स। तो सीपीयू क्यों क्या करता है? एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और वो कंट्रोल सिग्नल जाके माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, और जब सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाते हैं देन उसको हम माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं। और जब एक माइक्रो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है सारे सब साइकिल्स, दैट इज फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल, तो हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, टू डिज़ाइन द कंट्रोल यूनिट डिज़ाइनर आइडेंटिफाइज 3 पॉइंट्स। 3 तरीके के पॉइंट होते हैं जो कि डिज़ाइनर को कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन करते टाइम देखने पड़ते हैं। सबसे पहला है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय द प्रोसेसर, एक प्रोसेसर कितने इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर रहा है। दूसरा होता है कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन, ये होता है कि कितने माइक्रो ऑपरेशन से हम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और तीसरा होता है नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स टू एग्जीक्यूट वन माइक्रो ऑपरेशन, ये बताता है कि कितने कंट्रोल सिग्नल्स हम यूज़ करेंगे एक ऑपरेशन या एक माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब आफ्टर मेंटेनिंग द डेटाबेस रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन माइक्रो ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सिग्नल्स, डिज़ाइनर कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू डिज़ाइन द कंट्रोल यूनिट। जब हम डेटाबेस रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस बना लेते हैं और माइक्रो ऑपरेशन और कंट्रोल सिग्नल्स जिसका पार्ट होता है, डिज़ाइनर किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल यूनिट को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और दो तरीके होते हैं इम्प्लीमेंट करने के नॉर्मली, दैट इज़ द हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और दूसरा है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, तो दीज टू आर दी पार्ट्स ऑफ द कंट्रोल यूनिट इटसेल्फ। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है। इस डिज़ाइन में जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं दे आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्मेट। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स का ये मतलब होता है कि जो दो कंट्रोल सिग्नल्स होंगे उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा और ऐसे करके हमारे पास जो कई डॉट प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको हम सम कर देंगे। तो दे आर डायरेक्टली रियलाइज्ड ऑन द इंडिपेंडेंट हार्डवेयर। दिस डिज़ाइन इज़ यूज्ड इन रियल टाइम एप्लीकेशन, ये हम रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं और ये फास्टेस्ट कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन का पार्ट होता है। देन इवन अ माइनर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्स रीडिज़ाइन एंड रिकनेक्शन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, देयरफॉर इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। ये फास्टेस्ट तो है लेकिन ये फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर थोड़े से भी मॉडिफिकेशन चाहिए होंगे तो हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट सुटेबल एट टेस्टिंग एंड डिज़ाइन प्लेसेस, इसको ये टेस्टिंग और डिज़ाइन प्लेसेस के तहत सूटेबल नहीं है। रिस्क कंट्रोल यूनिट इज़ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, जो रिस्क कंट्रोल यूनिट होता है वो एक हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट होता है। अब आता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। इन दिस डिज़ाइन द कंट्रोल मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में जो कंट्रोल मेमोरी होती है दैट इज़ यूज टू स्टोर द माइक्रो प्रोग्राम। अब कंट्रोल मेमोरी इज़ अ परमानेंट मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी जो होती है वो एक परमानेंट मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी में। द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी, जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कंट्रोल मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। अब कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं वो दो फॉर्मेट में होते हैं, एक होता है डिकोडेड फॉर्मेट, एक होता है एनकोडेड फॉर्मेट। अगर कंट्रोल सिग्नल्स डिकोडेड फॉर्मेट में स्टोर्ड हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल कंट्रोल वर्ड कहते हैं, और अगर वो एनकोडेड फॉर्मेट में स्टोर होते हैं तो उसे हम वर्टिकल कंट्रोल वर्ड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग और वर्टिकल प्रोग्रामिंग। तो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो डिकोडेड फॉर्मेट होता है कंट्रोल सिग्नल्स का, तो 1 बिट पर कंट्रोल सिग्नल लेते हैं हम, तो जितने कंट्रोल सिग्नल्स हो जाएंगे उतनी बिट्स होंगी इसमें, तो n कंट्रोल सिग्नल्स के लिए n बिट्स। अब इसमें कोई डिकोडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हर एक बिट जो भी एक्टिव होगी वो हमको बता देगी कि हमारा ये वाला कंट्रोल सिग्नल एक्टिव है। अब तीसरा होता है कि इट इन अलाउज हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का ये मतलब होता है कि पैरेलली हम कई सारे टास्क कर पाएँ, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। चौथा है इट इज़ फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू दी हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। और पांचवा है इट इज़ वाइडली यूज्ड।
फिर है वर्टिकल प्रोग्रामिंग। वर्टिकल प्रोग्रामिंग में हमारा डिकोडर की ज़रूरत पड़ती है, तो n बिट डिकोडर इज़ यूज टू जनरेट 2 टू द पावर n कंट्रोल सिग्नल्स। अब इसमें जैसे हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग में पैरेललिज्म की कंडीशन आ जाती थी, यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है, तो इट डज़ नॉट अलाउ हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, और इट इज़ ऑल्सो नॉट एज फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू हार्डवाइर्ड कंट्रोल यूनिट। इसमें जो कंट्रोल वर्ड्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, क्योंकि हम n बिट डिकोडर यूज़ कर रहे हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ स्पीड जो भी हमारे हैं, तो उसमें वर्टिकल इज लेस देन हॉरिजॉन्टल लेस देन हार्ड वायर्ड। तो स्पीड के टर्म्स में हार्ड वायर्ड मैक्सिमम होता है, देन हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल। जिसमें पैरेललिज्म ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा होगा स्पीड में, क्योंकि हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर पाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में वर्टिकल सबसे ज़्यादा होती है, देन हॉरिजॉन्टल एंड देन हार्ड वायर्ड। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर। तो हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर में पहले हम देखेंगे परफॉर्मेंस क्या होता है। परफॉर्मेंस इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट विच डिपेंड्स अपॉन द एग्जीक्यूशन टाइम और द थ्रूपुट। तो परफॉर्मेंस एक ऐसा मेजरमेंट होता है जो कि हमें बताता है कि जो कि एक एग्जीक्यूशन टाइम और थ्रूपुट पे डिपेंड करता है। अब एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन टाइम हमारा बेसिकली ये होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इलैप्स्ड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, इसको हम रिस्पॉन्स टाइम भी कहते हैं। तो परफॉर्मेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एग्जीक्यूशन टाइम। अब स्पीड अप क्या होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ वाई। ये सीपीयू टाइम कैलकुलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीपीयू टाइम की डेफिनेशन क्या है। सीपीयू टाइम एक्चुअली इज़ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रोसेसर क्लॉक। अब प्रोसेसर क्लॉक क्या होता है, प्रोसेसर क्लॉक एक ऐसा क्लॉक पिन होता है जिसका इनपुट पिन की तरह एक्ट करता है। तो ये पिन जो होती है दैट इज़ एक्सटर्नली कनेक्टेड टू अ क्लॉक जनरेटर। क्लॉक जनरेटर क्या करता है, क्लॉक पल्सेस को जनरेट करता है। अब जो क्लॉक जनरेटर होता है वो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपरेट कर रहा होता है, मतलब क्लॉक पल्सेस एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की जनरेट कर रहा होता है। तो वो क्लॉक पल्सेस जनरेट होती हैं वहाँ से, एंड दीज क्लॉक पल्सेस आर कैरीड इनटू द प्रोसेसर थ्रू क्लॉक पिन। अब ये जो क्लॉक पल्सेस होती हैं ये क्लॉक पिन के थ्रू प्रोसेसर में इंजेक्ट होती हैं। तो सारी जितनी भी प्रोसेसर की एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल होती हैं इसी क्लॉक के थ्रू। अब हम देखते हैं साइकिल टाइम क्या होता है। साइकिल टाइम इज द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द पल्स फ्रॉम आइदर राइजिंग एज टू राइजिंग एज और फ्रॉम फॉलिंग एज टू फॉलिंग एज। तो एक अगर हमारे पास पल्स को है ट्रांसफ़र करना, तो एक राइजिंग एज से दूसरे राइजिंग एज के बीच में जाने में जितना टाइम लगता है, या एक फॉलिंग एज से दूसरे फॉलिंग एज के बीच में जाने में जितना टाइम लगता है, उसको हम साइकिल टाइम कहते हैं। साइकिल टाइम डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। क्लॉक फ्रीक्वेंसी वही वाली जो कि एक्सटर्नल क्लॉक जनरेटर जिस फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहा होता है। अब आते हैं सीपीयू टाइम। तो सीपीयू टाइम इज इक्वल टू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम। इन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सेकंड्स पर साइकिल, इसको कहते हैं हम सीपीयू टाइम। अब सीपीयू टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ द साइकिल्स इन द गिवन प्रोग्राम मल्टीप्लाइड बाय द साइकिल टाइम। अब सीपीआई क्या होती है, सीपीआई इज द साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के लिए कितनी साइकिल्स लगेंगी, ये एक तरीके से एवरेज होता है। तो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड पर प्रोग्राम डिवाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शन काउंट। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स जो कि प्रोग्राम में लग रही हैं डिवाइडेड बाय कितने इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये ओवरऑल एक तरीके का एवरेज हमको देता है कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितनी साइकिल्स लग रही हैं। तो फ्रेंड्स एक बार रिवाइज करते हैं। सीपीयू टाइम कैलकुलेशन क्या होता है, एक प्रोसेसर क्लॉक के बीच में की वजह से जो टाइम हमारा सीपीयू लगता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, उसको सीपीयू टाइम कहते हैं। प्रोसेसर एक एक्सटर्नल क्लॉक जनरेटर से के साथ कनेक्टेड होता है जो कि क्लॉक पल्सेस भेजता है, और ये क्लॉक पल्सेस एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के साथ भेजी जाती हैं। देन साइकिल टाइम का ये मतलब होता है कि एक राइजिंग एज से दूसरे राइजिंग एज के बीच में जाने में जितना टाइम लग रहा है, या एक फॉलिंग एज से दूसरे फॉलिंग एज के बीच में जाने में जितना टाइम लग रहा है, उसको हम साइकिल टाइम कहते हैं। अब सीपीयू टाइम क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सेकंड्स पर साइकिल। तो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स इन टोटलिटी रिक्वायर्ड पर प्रोग्राम डिवाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शन काउंट। तो हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर में कॉन्करेंसी क्या होती है। तो कॉन्करेंसी मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हों।
ये इवेंट जो हैं वो सब प्रोग्राम भी हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं और स्टेजेस इन दी इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। तो कॉन्करेंसी का ये मतलब होता है कि पैरेललिज्म हो और साइमल्टेनियसली पाइपलाइनिंग हो। पैरेललिज्म का मतलब दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स एक साथ जब एक टाइम पीरियड में अकर कर रहे हों। हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर जो होता है वो चार टाइप में होता है। सबसे पहले होता है SISD, दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम। SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। MISD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम। और MIMD दैट इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग का ये मतलब होता है कि पाइप का जो एक आउटपुट होगा दैट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द अनदर पाइप, तो एक्सेप्टिंग न्यू इनपुट्स एट वन एंड बिफोर प्रीवियसली एक्सेप्टेड इनपुट अपीयर्स एज एन आउटपुट एट द अदर एंड इज नोन एज पाइपलाइनिंग। मतलब हम नए जो इनपुट्स हैं उसको कैप्चर कर रहे हैं बिफोर कि प्रीवियसली एक्सेप्टेड इनपुट आउटपुट पे चला जाए उसके पहले ही। तो पाइपलाइनिंग जो होता है इट अलाउज ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। अब इसका डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन स्टेट्स दैट न्यू इनपुट्स आर इंसर्टेड इनटू द पाइप बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ओल्ड इनपुट्स, व्हिच मींस दैट न्यू इनपुट्स आर ओवरलैपिंग विद द ओल्ड इनपुट्स। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि एक साथ मल्टीपल इनपुट्स प्रोसेस हो रहे होते हैं, और वो कैसे हो रहे होते हैं उसी को पाइपलाइनिंग कहते हैं। तो पाइपलाइनिंग अलाउज ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। नॉन पाइपलाइनिंग का मतलब कि न्यू इनपुट्स आर इंसर्टेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द करंट इनपुट or the older inputs, so it allows non overlapping execution। CPI that is cycles per instruction अगर 1 है तो हम उसके लिए कंसिडर करेंगे। Successful characteristics of pipeline is for the every new cycle new input must be inserted into the pipe, CPI is equal to 1। मतलब कि हर न्यू साइकिल के लिए अगर हम एक इनपुट न्यू इनपुट इंसर्ट कर रहे हैं पाइपलाइन में, देन वी से दैट द साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन और CPI इज इक्वल टू 1। ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेस टाइम डायग्राम। जो ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होता है, जैसे कि कोई भी सीक्वेंस अगर है, अगर वो ओवरलैप कर रहा है, देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द स्पेस टाइम डायग्राम। अब स्पेस टाइम डायग्राम में अगर एक्स एक्सिस बताता है नंबर ऑफ साइकिल्स एंड वाई एक्सिस इंडिकेट्स करता है नंबर ऑफ स्टेजेस, तो हम वो चीज़ देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये जैसे हमारा है तो इसमें साइकिल्स हैं 1 2 3 4 5 और स्टेजेस हैं S1 S2 एंड S3। अब फ्रेंड्स हम अगली क्लास में देखेंगे कि डिज़ाइनिंग ऑफ पाइपलाइन कैसे होती है और कैसे इनपुट्स जो होते हैं वो एक एंड से दूसरे एंड पे आउटपुट में प्रेजेंट होते हैं। तो डिज़ाइनिंग ऑफ द पाइपलाइन, तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइप क्या होता है। पाइप के पास दो एंड्स होते हैं, एक तो इनपुट एंड होता है और दूसरा आउटपुट एंड होता है। जो इनपुट एंड एंड आउटपुट एंड है वो डिफरेंट पाइप्स के एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द पाइपलाइन टू सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पाइपलाइन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इनपुट एंड है और आउटपुट एंड है वो अलग अलग पाइप्स के एक साथ कनेक्टेड होते हैं, और फंक्शन क्या होता है पाइपलाइन का कि ऑब्जेक्टिव को उसको सुचारू रूप से चलाते रहना। ईच पाइपलाइन इज कॉल्ड अ स्टेज और अ सेगमेंट। तो स्टेज और सेगमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी पाइप है वो हमारा स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। तो एक इनपुट अगर आता है तो उन सारे स्टेजेस को क्रॉस करते हुए तभी वो आउटपुट तक पहुंच सकता है। बिटवीन द स्टेजेस इंटरफेस रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट। अब एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है उसको स्टोर करता है इंटरफेस रजिस्टर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पाइपलाइन रजिस्टर या बफर या सेगमेंट। तो अगर जैसे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे तो इसमें S1 S2 S3 अप टिल Sk दे आर दी स्टेजेस, और इसके बीच में जो ऐसे करके आपको दिख रहे हैं दोज आर दी बफर्स और दी इंटरफेस रजिस्टर्स। ऑल द स्टेजेस अलॉन्ग विद द बफर आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉमन क्लॉक। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है दिस डिनोट्स द कॉमन क्लॉक, और कॉमन क्लॉक के अंदर ही ये सारे स्टेजेस या बफर रजिस्टर्स वगैरह आते हैं। तो लेट्स से वी कंसिडर अ 4 सेगमेंट पाइपलाइन। 4 सेगमेंट पाइपलाइन का मतलब ये होता है कि 4 पाइप्स हैं उसमें, एंड इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट 4 टास्क, और 4 टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं। शो द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस यूजिंग द स्पेस टाइम डायग्राम। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टास्क T1 को हमने पहले साइकिल पे किया, T2 को दूसरे साइकिल पे किया, T3 को तीसरे साइकिल पे किया, T4 को चौथे साइकिल पे किया। अब हर सेगमेंट में हर टास्क को 4 साइकिल्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो नेक्स्ट साइकिल में T1 जो होगा वो सेकेंड साइकिल पे आएगा, T2 जो होगा वो थर्ड साइकिल पे आएगा, T3 जो होगा वो फोर्थ साइकिल पे आएगा, एंड T4 जो होगा वो फिफ्थ साइकिल पे आएगा।
फिर अगेन जो तीसरा हमारा स्टेज है उसमें T1 जो है वो थर्ड साइकिल पे आएगा, T2 जो है वो फोर्थ साइकिल पे आएगा, T3 जो है वो फिफ्थ साइकिल पे आएगा, T4 जो है वो सिक्स साइकिल पे आएगा। फिर नेक्स्ट सेगमेंट S4 में T1 जो है वो फोर्थ साइकिल पे आएगा, देन T2 एट फिफ्थ, T3 एट सिक्स एंड T4 एट सेवन। एंड फाइनली जब हमारा चारों स्टेजेस से पास हो जाएगा तो आउटपुट जो होगा वो T1 का फिफ्थ साइकिल पे मिलेगा, T2 का सिक्स्थ पे, T3 का सेवन्थ पे, T4 का एट्थ पे। तो द फर्स्ट इनपुट टू द पाइपलाइन रिक्वायर्स के साइकिल्स। तो अगर फर्स्ट इनपुट हम देखें दैट इज T1 को अगर हम देखें तो उसको के साइकिल्स लग रहे हैं। के साइकिल्स का मतलब कि उसको नंबर ऑफ स्टेजेस के टाइम्स के साइकिल्स लग रहे हैं। द नेक्स्ट n-1 इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर वन साइकिल ईच। और बाकी जो हमारे n-1 इंस्ट्रक्शन है, सिंस ये ओवरलैपिंग मोड में एग्जीक्यूट कर रहा है तो सबको केवल एक एक साइकिल लगेगा। सो द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी इक्वल टू k प्लस n-1। अगर नॉन ओवरलैपिंग सिनेरियो हम देखें तो टोटल साइकिल्स जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू k इंटू n। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसने हमने देखा कि डिज़ाइनिंग ऑफ पाइपलाइन क्या होता है। हमने ये भी देखा कि पाइपलाइन रजिस्टर्स क्या होते हैं, बेसिक फंक्शन क्या होता है पाइपलाइन का, और हमने एक एग्जांपल भी देखा जिसमें 4 सेगमेंट की पाइपलाइन थी और 4 टास्क को हमने कैसे एग्जीक्यूट किया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी इक्वल्स टू k प्लस n-1 वेयर k इज़ द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। थोड़ा सा पिछले क्लास का जो हमने किया था वो रिवाइज करेंगे और उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ पाइपलाइन प्रोसेसर जो है वो देखेंगे। तो पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शंस या 4 टास्क गिवन है और 4 सेगमेंट पाइपलाइन है तो स्पेस टाइम डायग्राम पे हमने देखा था कि कैसे इसको अरेंज करना है। हुआ हमारा ये था कि फर्स्ट इनपुट जो होता है पाइपलाइन को उसको केस साइकिल्स चाहिए होते हैं। केस साइकिल्स मतलब के इज़ द नंबर ऑफ स्टेजेस, और जो बाकी n-1 इंस्ट्रक्शंस या टास्क वगैरह हैं दे रिक्वायर वन साइकिल ईच। तो टोटल हो जाएगा k प्लस n-1। अगर ये चीज़ नॉन ओवरलैपिंग सिनेरियो में होती तो इट वुड हैव टेकन k इंटू n साइकिल्स वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टास्क एंड k इज़ द नंबर ऑफ स्टेजेस। अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ पाइपलाइन प्रोसेसर। तो इसमें दिया हुआ है कंसिडर अ के सेगमेंट पाइपलाइन। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि 4 थे तो के की वैल्यू 4 थी उसमें। तो यहाँ पे के सेगमेंट पाइपलाइन है एंड क्लॉक साइकिल टाइम ऑफ टीपी। तो क्लॉक साइकिल टाइम का ये मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे क्लॉक जनरेटर्स हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं, तो उसका जो साइकिल टाइम होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू टीपी। द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन नॉन ओवरलैपिंग ऑर्डर। जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है नॉन ओवरलैपिंग ऑर्डर में, मतलब कि वो इंडिविजुअली होता है एंड इट्स नॉट दैट कि उसको भी पाइपलाइन में हम लेते हैं। सो इट रिक्वायर्स के साइकिल्स। तो अगर कोई भी टास्क है और वो नॉन ओवरलैपिंग ऑर्डर में हो रहा है तो इट विल टेक द नंबर ऑफ साइकिल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेजेस। सो इसीलिए के साइकिल्स से वो होता है टू कंप्लीट इट्स ऑपरेशन द रिमेनिंग n-1 टास्क। अब जो बाकी के n-1 टास्क हैं वो ओवरलैपिंग ऑर्डर में होते हैं, इसीलिए हर टास्क के लिए केवल एक साइकिल हमें लगती है। तो दे इमर्ज फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 1 टास्क पर साइकिल। तो n-1 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो गए k प्लस n-1 इंटू टी। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा टू कंप्लीट n टास्क यूजिंग के सेगमेंट पाइपलाइन, दैट इज k प्लस n-1 इंटू टी। सो दिस इज द इफेक्टिव टाइम। पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर की वर्किंग क्या होती है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो पाइपलाइन प्रोसेसर्स हैं उनमें अगर के सेगमेंट पाइपलाइन है तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम होता है k प्लस n-1 इंटू टी पी, वेयर n इज द नंबर ऑफ द टास्क। Now consider a non-pipeline processor used to execute n tasks. So each task requires tn time to complete. Therefore, the total time required to execute n task will be n into tn. So this is using a non-pipeline processor. अब et of non-pipe क्या होगा n into tn. Now s that is the speed up which will be equal to performance of the pipe डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ द नॉन पाइप। अब परफॉर्मेंस ऑफ द पाइप में क्या होता है 1 अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द पाइप होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द नॉन पाइप। तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द नॉन पाइप डिवाइडेड बाय एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द पाइप।
तो इसमें हो जाएगा n इंटू टी एन डिवाइडेड बाई के प्लस एन माइनस वन इंटू टी पी। अब व्हेन नंबर ऑफ टास्क इंक्रीजेज, जब टास्क हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जो k की वैल्यू है, k माइनस वन की वैल्यू बिकम्स लेस देन, मच मच लेस देन n। तो इट कैन बी रिटन एज n इंटू टी पी। सो s इज इक्वल टू n इंटू टी एन डिवाइडेड बाई n इंटू टी पी विच इज इक्वल टू टी एन डिवाइडेड बाई टी पी। अब एक और कंडीशन है कि जब सारे इंस्ट्रक्शन टेक्स नंबर ऑफ साइकिल्स, व्हेन ऑल द इंस्ट्रक्शन टेक्स सेम नंबर ऑफ द साइकिल्स, देन द नॉन पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द पाइपलाइन। सो tn will be equal to k into tp and s, that is speed up, will be equal to k. Now efficiency is equal to s, that is speed up, divided by s max. So the max speed up is k, so efficiency will be equal to s divided by k and throughput will be equal to n divided by k plus n minus 1 into tp. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द पाइपलाइंस। तो सबसे पहले लीनियर पाइपलाइन जो होता है, इट इज़ यूज टू परफॉर्म ओनली वन फंक्शन। नॉन लीनियर पाइपलाइन क्या होता है, इट कैन परफॉर्म द मल्टीपल फंक्शन एंड इट कंसिस्ट ऑफ फीड फॉरवर्ड एंड फीड बैकवर्ड कनेक्शंस। सिंक्रोनस पाइपलाइन क्या होता है, इस पाइपलाइन में सारे पाइप्स जो होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द क्लॉक। एंड असिंक्रोनस पाइपलाइन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पाइपलाइन द इनिशिएशंस आर कंट्रोल्ड बाय द हैंड शेकिंग सिग्नल्स। अब फ्रेंड्स, दो तरीके के हाइपोथेटिकल पाइपलाइंस भी होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन, जिसमें सारे स्टेजेस जो होते हैं दे कंप्लीट देयर ऑपरेशन विद द सेम डिले। एंड एक होता है नॉन यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन। इन दिस पाइपलाइन डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं दे हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिलेज। यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथेटिकल पाइपलाइंस में। सबसे पहला है यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन। इन दिस पाइपलाइन ऑल द स्टेजेस कंप्लीट्स द ऑपरेशन विद द सेम डिले। मतलब जितने सारे स्टेजेस होते हैं वो सारे स्टेजेस ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं विद द सेम अमाउंट ऑफ डिले। नॉन यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन, इस पाइपलाइन में जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं उनके पास अलग अलग डिलेज होते हैं। तो टी पी इज इक्वल टू द मैक्स स्टेज डिले। TP का मतलब मैक्स स्टेज डिले होता है। इफ बफर डिले इज इंक्लूडेड देन TP इक्वल्स टू द मैक्स स्टेज डिले प्लस बफर डिले। एंड इफ नॉन यूनिफॉर्म बफर डिलेज आर यूज्ड देन TP इक्वल्स टू द मैक्स स्टेज डिले प्लस मैक्स बफर डिले। अब फ्रेंड्स, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन हैज़ अ स्पीड अप फैक्टर ऑफ 10 वाइल ऑपरेटिंग विद 80% एफिशिएंसी। व्हाट आर द स्टेजेस इन द पाइपलाइन। अब s डिवाइडेड बाय s मैक्स जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज 0.8 विच इज इक्वल टू s दैट इज 10 डिवाइडेड बाय k दैट इज द maximum stage. So k is equal to 10 divided by 0.8 which is equivalent to 13 approximately. Now consider two pipelines of A and B where A is having 6 stages of uniform delay of 2 nanoseconds. Pipeline B is having 5 stages with respect to stage delays of 2 nanosecond, 1 nanosecond, 3 nanosecond, 2 nanosecond and 2 nanosecond. What is the time saved using the pipeline A instead of the pipeline B if 100 tasks are pipelined? तो TPA की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 नैनोसेकेंड। TPB की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 नैनोसेकेंड। अब ETA जो होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू k plus n minus 1 into TPA and ETB की वैल्यू होगी k plus n minus 1 into TPB. So the time saved will be equivalent to 102 nanoseconds. अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कंसिडर 4 सेगमेंट पाइपलाइन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज डिलेज 3 नैनोसेकेंड, 5 नैनोसेकेंड, 8 नैनोसेकेंड एंड 2 नैनोसेकेंड. इंटरफेस रजिस्टर आर हैविंग अ डिले ऑफ 1 नैनोसेकेंड. तो व्हाट इज द एसिम्प्टोटिक स्पीड अप व्हेन लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर पाइपलाइन. एडवांस पाइपलाइन. अब रिस्क प्रोसेसर जो होता है वो 3 तरीके के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है. सबसे पहले लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, देन ALU ऑपरेशन, देन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल. तो लोड एंड स्टोर में अगर हम देखें तो एग्जांपल है लोड R0, 2 एंड इन विद इन ब्रैकेट्स R1. तो मेमोरी जो यूनिट होगी उसमें 2 प्लस कंटेंट ऑफ R1, इस होल का कंटेंट को हम R0 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. अब अगर वहीं पे स्टोर इंस्ट्रक्शन है स्टोर 3R1, R0, तो इसका मतलब R0 के कंटेंट को हम मेमोरी एट 3 प्लस कंटेंट ऑफ R1 इसमें स्टोर कर रहे हैं. तो 3 ऑफसेट प्लस कंटेंट ऑफ R1 में कंटेंट ऑफ R0 चला जाएगा.
नाउ रिस्क प्रोसेसर इज अ रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर। रिस्क प्रोसेसर जो होता है दैट इज अ रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर। नाउ एलयू ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे ऐड R0, R1, R2 हुआ तो R0 में हम R1 प्लस R2 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में JMP 2000, तो मतलब जंप करता है 2000 एड्रेस पे। अब फिर है तुम्हारा प्रोग्राम काउंटर में 2000 स्टोर हो जाता है। कंडीशनल TOC, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल JNZ, जंप इफ नॉन जीरो, देन R0 में तुम्हारा 2000 स्टोर हो जाएगा। अब है रिस्क प्रोसेसर यूजेस 5 स्टेजेस पाइपलाइन टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो इस वीडियो में हम 2 स्टेजेस देखेंगे, बाकी के 3 स्टेजेस हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि हमें उसमें एक न्यूमेरिकल भी कवर करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है इंस्ट्रक्शन फेच। इंस्ट्रक्शन फेच में बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी टू CPU। तो जो इंस्ट्रक्शन होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से CPU में, एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू बढ़ा दी जाती है टू स्टेप साइज टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। अब है इंस्ट्रक्शन डिकोड। तो 2 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इंस्ट्रक्शंस डिकोड में। डिकोड द इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन। पहले डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को ये बताने के लिए कि कौन सा ऑपरेशन है, एंड देन एक्सेस द फाइल टू रीड दी ऑपरेंड्स। फिर उसके बाद रजिस्टर फाइल को रीड करता है ताकि हम ऑपरेंड्स को रीड कर पाएं। प्रोसेसर में 5 स्टेजेस पाइपलाइन में कौन कौन से फेजेस होते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डिकोड। आइए एक बार इसको रिवाइज करके फिर आगे के जितने भी हमारे स्टेजेस हैं उसको देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फेच में क्या होता है, बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी टू CPU, और इस प्रोसेस के खत्म होने के बाद प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड टू द स्टेप साइज टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। अब दूसरा है इंस्ट्रक्शन डिकोड। इंस्ट्रक्शन डिकोड में 2 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, डिकोड द इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सेसिंग द रजिस्टर फाइल टू रीड द ऑपरेंड्स। तीसरा है एग्जीक्यूशन। तो ALU ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं इस स्टेज में। अब चौथा है मेमोरी एक्सेस। मेमोरी एक्सेस पार्ट में हम 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मेमोरी रीड होती है और एक मेमोरी राइट होती है। राइट बैक का मतलब होता है रजिस्टर फाइल जो होता है वो अपडेट होता है इस स्टेज में। रजिस्टर फाइल अपडेट होने का मतलब जो कि कंटेंट्स है रजिस्टर के वो चेंज होते हैं। एंड दिस स्टेज ऑपरेशंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, रजिस्टर फाइल अपडेट होती है, और सेकेंड पार्ट में रजिस्टर फाइल रीड होती है। फिर उसके बाद है डिपेंडेंसीज इन पाइपलाइन। डिपेंडेंसीज इन पाइपलाइन में हम कंसिडर करते हैं 3 डिपेंडेंसीज को। एक होता है स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी, दूसरी होती है डेटा डिपेंडेंसी, और तीसरी होती है कंट्रोल डिपेंडेंसी। तो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी हम देखेंगे, उससे पहले एक टर्म देख लेते हैं फ्रेंड्स जिसको कहते हैं स्टॉल्स। स्टॉल्स का मतलब कि एक्स्ट्रा साइकिल्स विच आर देयर विदाउट हैविंग एनी ऑपरेशन। तो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी में क्या होता है फ्रेंड्स कि दिस इज प्रेजेंट इन दी पाइपलाइन, ये पाइपलाइन में प्रेजेंट होता है, और ये रिसोर्स कन्फ्लिक्ट की वजह से होता है। रिसोर्स में क्या क्या आ सकता है, एक तो मेमोरी आ सकता है, एक रजिस्टर आ सकता है, और एक फंक्शनल यूनिट आ सकता है। डेटा डिपेंडेंसी। तो कंसिडर द प्रोग्राम सेगमेंट where instruction J follows instruction I, that is J is data dependent on I. So when J tries to read the data before I writes it, this means that one of the source in J instruction is the डेस्टिनेशन इन दी I इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शन है और एक इंस्ट्रक्शन का आउटपुट बिहेव करता है एज एन इनपुट फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो उस समय हम ये कहते हैं कि दोनों इंस्ट्रक्शंस के बीच में डेटा डिपेंडेंसी है। अब डेटा डिपेंडेंसी अगर एडजेसेंट इंस्ट्रक्शंस के बीच में होती है देन इट इज़ नोन एज ट्रू डेटा डिपेंडेंसी। अगर डेटा डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है इंस्ट्रक्शन के बीच में, तो जो हमारे पास ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें एज एन इनपुट बिहेव कर रहा है दूसरे इंस्ट्रक्शन का आउटपुट, तो इस वाले इंस्ट्रक्शन को हम वेटिंग स्टेट में रखते हैं अनटिल कि पहला वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो जाए, मतलब उस पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ना आ जाए। सो कीप द इंस्ट्रक्शन J, तो इंस्ट्रक्शन J को हम वेटिंग स्टेट में रखेंगे अनटिल इंस्ट्रक्शन I इज़ एग्जीक्यूटेड। तो दिस वेटिंग क्रिएट स्टॉल्स इन दी पाइपलाइन। इस वेटिंग की वजह से हमारे पाइपलाइन में स्टॉल्स क्रिएट हो जाते हैं। स्टॉल्स का मतलब कि साइकिल्स वेस्ट होती हैं जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा होता है। टू मिनिमाइज दी स्टॉल्स
in the pipeline due to data dependency, operant forwarding mechanism is used. इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि पाइपलाइन में अगर हमारे स्टॉल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसलिए इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, डेटा डिपेंडेंसी के थ्रू मिनिमाइज़ करने के लिए हम ऑपरेंट फॉरवर्ड मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, विच इज़ अ हार्डवेयर टेक्निक, और इसको हम बाईपासिंग या शॉर्ट सर्किटिंग भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं अनकंडीशनल टीओसी क्या होता है। तो अनकंडीशनल टीओसी में व्हेन वी कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, अब सेगमेंट क्या है, 1000 पे है इंस्ट्रक्शन I1, 1001 पे है इंस्ट्रक्शन I2, 1002 पे है इंस्ट्रक्शन I3, 1003 पे है इंस्ट्रक्शन I4, अप टिल 2000 पे है इंस्ट्रक्शन BI1, 2001 पे है इंस्ट्रक्शन BI2। तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होगा, 1000, 1001, 1002, 1003। लेकिन सपोज करिए कि 1002 पे हमारा एक JMP 2000 दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, तो क्या होगा हमारा एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, I1, I2, I3 एंड देन 2000 वाला BI1 देन BI2। तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस हमारा वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन वेदर एट विच पॉइंट द ब्रांचिंग हैज़ बीन डन। तो फ्रेंड्स, और एक चीज़ हमें इसमें देखनी है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड इंस्ट्रक्शन, जो अनवांटेड इंस्ट्रक्शन है, जैसे I4 यहाँ पे अनवांटेड इंस्ट्रक्शन था, उसको नोन कहा जाता है फ्लश या फ्रीज। अनकंडीशनल टीओसी और कंडीशनल टीओसी। तो अनकंडीशनल टीओसी में द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड इंस्ट्रक्शन इज नोन एज फ्लश और फ्रीज। अगर टारगेट एड्रेस अवेलेबल है एट kth सेगमेंट तो नंबर ऑफ स्टॉल्स कितने हो जाएंगे, k-1 हो जाएंगे। इन रिस्क प्रोसेसर द नंबर ऑफ स्टॉल्स विल बी 1 एज द टारगेट एड्रेस इज अवेलेबल आफ्टर द सेकेंड स्टेज। तो रिस्क प्रोसेसर में नंबर ऑफ स्टॉल्स की वैल्यू 1 होती है। इंस्ट्रक्शन फेच इज ओवरलैपिंग विथ इंस्ट्रक्शन डिकोड, देयरफॉर बिफोर डिकोडिंग द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन न्यू इंस्ट्रक्शन इज इंसर्टेड इनटू द पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन फेच जो होता है वो ओवरलैप करता है इंस्ट्रक्शन डिकोड से, इसलिए हमें नए इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन में इंसर्ट करना पड़ता है। इफ द डिकोडिंग स्टेज डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन एज डेटा ट्रांसफर, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज अ वांटेड इंस्ट्रक्शन। अगर डिकोडिंग स्टेज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, देन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग यूज्ड इज अ वांटेड इंस्ट्रक्शन। अब डिकोडिंग स्टेज में डिकोड करता है अगर कंडीशन को एज एन अनकंडीशनल टीओसी, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एज अनवांटेड इंस्ट्रक्शन इज फ्लश्ड आउट। अगर डिकोडिंग स्टेज में डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को एज एन अनकंडीशनल टीओसी, तो क्या होता है, तो अनवांटेड इंस्ट्रक्शन जो होता है वो फ्लश आउट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड इंस्ट्रक्शन इज नोन एज फ्लश और फ्रीज। अगर हम अनवांटेड इंस्ट्रक्शन को रिमूव करना चाहें तो उसको फ्लश और फ्रीज कहते हैं। रिस्क के लिए ब्रांच पेनाल्टी भी 1 होती है और नंबर ऑफ स्टॉल्स भी 1 होते हैं। ब्रांच पेनाल्टी क्या होती है, एट व्हाट स्टेज द आउटपुट टारगेट एड्रेस इज अवेलेबल -1। The number of stall cycles created from branch operation is equal to branch frequency into branch penalty। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कंडीशनल टीओसी। कंडीशनल टीओसी में 1000 पे I1 है, 1001 पे I2 है, 1002 पे I3 है, दैट इज जंप नॉन जीरो R0, 2000। अब कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए I1 टू I2 टू I3 टू BI1 टू BI2, और कंडीशन फेल करने पे I1 टू I2 टू I3 टू I4। When deciding the decoding stage, decodes the instruction as conditional TOC with the true condition, then next instruction is unwanted instruction। जब भी हम decoding stage को देखते हैं decode करने के लिए as a conditional TOC, तो next instruction जो होता है वो unwanted instruction होता है, हमें flush out करना पड़ता है unwanted instruction को, और next instruction is the wanted instruction, so no need to flush। Due to unconditional TOC and conditional TOC, pipeline does not operate at 100% efficiency क्योंकि स्टॉल्स आ जाते हैं। टू मिनिमाइज द स्टॉल्स इन द पाइपलाइन ड्यू टू कंट्रोल डिपेंडेंसी, ब्रांच प्रेडिक्शन बफर और ब्रांच टारगेट बफर इज यूज्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये की वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखेंगे डिलेड ब्रांचेस और शेड्यूलिंग। डिलेड ब्रांचेस में क्या होता है, दिस कॉन्सेप्ट प्रिजर्व्स द एग्जीक्यूशन पाथ इन द पाइपलाइन व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑपरेशन। तो ये क्या करता है बेसिकली कि जो एग्जीक्यूशन पाथ हमारा ऑलरेडी चला आ रहा है, अगर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आता है तो एग्जीक्यूशन पाथ चेंज हो जाता है, लेकिन डिलेड ब्रांचेस में एग्जीक्यूशन पाथ चेंज नहीं होता है। डिलेड ब्रांच स्लॉट इज एसोसिएटेड विद नो ऑपरेशन। डिलेड ब्रांच स्लॉट जो होती है वो नो ऑपरेशन के साथ एसोसिएटेड
होती है, और अनवांटेड इंस्ट्रक्शन स्लॉट्स जो होते हैं दे आर डिफाइंड एज डिलेड स्लॉट्स। तो जो अनवांटेड इंस्ट्रक्शन स्लॉट्स हैं हमारे, जैसे एक हमने किया और जंप 2000 आ गया, तो 1003 पे अगर जंप 2000 लिखा हुआ है तो 1004 के अराउंड जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूज़ के नहीं हैं पहले, तो इट सब्सटीट्यूट्स इट विद नो ऑपरेशंस, तो फंक्शनैलिटी इज सेफ एंड इट इज़ नॉट मिसिंग। अब हमारा है शेड्यूलिंग में। तो शेड्यूलिंग में कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। I1 में ऐड R0, R1, R2। I2 में मल R3, R0, R4। I3 में ऐड R4, R5, R6। और I4 में ऐड R3, R7, R8। अब the processor executes the instruction in the order I1 to I2 to I3 to I4. I2 is data dependent on I1 and I3 is data dependent on I2. तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि डिलेड ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि नो ऑप ऑपरेशन क्या होता है, और हमने फिर देखा कि फंक्शनैलिटी अगर सेफ रखनी है हमको तो हमें कैसे डिलेड ब्रांचेस का यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ है शेड्यूलिंग हमने देखी, उसमें हमने देखा कि दो इंस्ट्रक्शन अगर आपस में एसोसिएटेड हैं यूजिंग दी दैट कि पहले इंस्ट्रक्शन का आउटपुट इज बीइंग यूज्ड एज द इंस्ट्रक्शन इनपुट ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो हम कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। एंड द प्रोसेसर विल एग्जीक्यूट इन द सेम नॉर्मल ऑर्डर, दैट इज I1 to I2 to I3 to I4। शेड्यूलिंग पढ़े थे उसी को एक बार रिवाइज करके आगे की चीज़ें उसी में देखेंगे। तो शेड्यूलिंग का ये मतलब होता है कि जो भी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो पाइपलाइन मैनर में कैसे हम इन्वोक कर सकते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग सेगमेंट। तो पहले है I1 गिव्स ऐड R0, R1, R2। I2 में है मल R3, R0, R4। I3 में है ऐड R4, R5, R6। I4 में है ऐड R3, R7, R8। अब प्रोसेसर जो होता है वो एग्जीक्यूट कंस्ट्रक्शन करता है इंस्ट्रक्शंस इन द ऑर्डर ऑफ I1 to I2 to I3 to I4। I2 जो इसमें अगर हम देखें दैट इज डेटा डिपेंडेंट ऑन I1 एंड I3 एंड I4 आर इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस। तो शेड्यूलिंग क्या करता है, इट कॉजेज आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर कोई इंस्ट्रक्शन दूसरे इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट है तो हम उस इंस्ट्रक्शन को तब तक नहीं एग्जीक्यूट कर सकते जब तक कि हमारा आउटपुट नहीं मिल जाता पहले वाले इंस्ट्रक्शन का। तो इसीलिए इसको आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं एग्जीक्यूशन। तो अगर दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में इस तरीके की इंटरडिपेंडेंसी है तो बाकी के इंस्ट्रक्शंस भी अफेक्ट होंगे, उनमें भी स्टॉल साइकिल्स लगेंगे। तो इफ़ I2 अंडरगोज वेटिंग टिल द कंप्लीशन ऑफ I1 and therefore I3 and I4 are also sharing the stall cycles even though they are independent। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि I1, I2, I3, I4 है। I1 ने अपना इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ALU, मेमोरी और WB कंप्लीट कर लिया। I2 जब आया तो IF ID उसने किया, लेकिन ये दोनों साइकिल स्टॉल्स हो जाएंगे क्योंकि उसको आउटपुट मिला नहीं है, WB के बाद ही मिलेगा उसको आउटपुट, और फिर उसके बाद ALU ऑपरेशन। सिमिलरली I3 विल शेयर द सेम स्टॉल साइकिल्स, तो इंस्ट्रक्शन फेच के बाद उसको 2 स्टॉल साइकिल बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली I4 जब आएगा तो उसको इंस्ट्रक्शन फेच अपना 2 स्टॉल साइकिल के बाद करना पड़ेगा। तो केवल इंटरडिपेंडेंसी थी I2 से I1 के बीच में, लेकिन I3 I4 को भी सफ़र करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ एन इशू, और इसको हम जो जिस चीज़ से रिमूव करेंगे वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो शेड्यूलिंग में हम ये देखते हैं कि जितने भी, जैसे I2 इज़ डिपेंडेंट ऑन I1 एंड I3 एंड I4 आर इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस, तो जो साइकिल या जो फेजेस I2 में खाली जाएंगे वो I3 और I4 में भी खाली जाएंगे, तो दैट विल क्रिएट 2 स्टॉल्स। तो स्टॉल्स को चूँकि ये इनएफिशिएंट होता है इसलिए हमें इसको हटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम शेड्यूल द इंस्ट्रक्शन, एंड शेड्यूलिंग कॉजेज आउट ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन और रीऑर्डर एग्जीक्यूशन। तो रीऑर्डर करने का मतलब है कि I2 को जस्ट I1 के बाद करने के बजाय I1 के बाद I3 I4 कर लें एंड देन I2 कर लें। तो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन क्रिएट्स 2 मोर डिपेंडेंसीज इन पाइपलाइन। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो होता है वो 2 तरीके की और डिपेंडेंसीज क्रिएट करता है। सबसे पहले तो एक होता है एंटी डिपेंडेंसी और एक होता है आउटपुट डिपेंडेंसी।
Now as I3 is executed before I2, I3 writes the result in R4 and I2 has R4 in the input and I2 will read. तो I3 जब execute हो जाता है I2 के बाद बिफोर, तो आई3 अपना रिजल्ट राइट करता है R4 में एंड I2 हैज़ R4 इन द इनपुट, सो I2 विल रीड दैट एग्जैक्ट वैल्यू विच I3 हैज़ produced. Now consider the program statement where instruction J follows instruction I in the program order. Anti-dependency exists when instruction J tries to modify the register before the instruction I reads it. Anti-dependency exist करता है तब जब instruction J चाहता है कि हम रजिस्टर्स को मॉडिफाई कर पाएँ बिफोर द गिवन इंस्ट्रक्शन आई रीड्स इट. अब दूसरी चीज़ है कि इंस्ट्रक्शन I3 मॉडिफाइज द रजिस्टर R4 बिफोर I2 रीड्स इट. अब इसमें हम देखते हैं एक और चीज़, दैट इज़ द आउटपुट डिपेंडेंसी. आउटपुट डिपेंडेंसी का ये मतलब होता है कि इट एग्जिस्ट व्हेन द इंस्ट्रक्शन J ट्राइज टू राइट द रजिस्टर बिफोर इंस्ट्रक्शन I राइट्स इट. तो रजिस्टर इंस्ट्रक्शन J ने राइट कर दिया रजिस्टर में वैल्यू उसके पहले आई के राइट करने से पहले, तो रजिस्टर इज लोडेड विद द ओल्ड वैल्यू. तो I1 सिंस इट इज़ कमिंग बिफोर I2 और I2 ने पहले राइट कर दिया, तो I1 जब राइट करेगा तो जो ओवर राइटन वैल्यू होगी वो ओल्ड वैल्यू होगी, नई वैल्यू नहीं होगी, तो इट विल कॉज इनकन्सिस्टेंसी. अब ड्यू टू रजिस्टर कॉन्फ्लिक्ट एंटी एंड आउटपुट डिपेंडेंसीज आर प्रेजेंट इन दी पाइपलाइन. तो रजिस्टर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एंटी एंड आउटपुट डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो पाइपलाइन में प्रेजेंट होती हैं. इसको रिमूव करने के लिए रजिस्टर रीनेमिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है टू अवॉइड द एंटी एंड द आउटपुट डिपेंडेंसी. दैट इज यूज द टेम्पररी स्टोरेज टू स्टोर द आउटपुट ऑफ I3 एंड I4. देखेंगे हैज़ार्ड्स क्या होता है, हैज़ार्ड्स के टाइप्स क्या होते हैं एंड बेसिक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ पाइपलाइन प्रोसेसर. तो हैज़ार्ड्स क्या होता है बेसिकली, जब डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है पाइपलाइन में, डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि एक इंस्ट्रक्शन का आउटपुट दूसरे इंस्ट्रक्शन के इनपुट पे डिपेंड करता है. तो हैज़ार्ड्स इज अ कॉजेज अ डिले कॉजेज एक्स्ट्रा साइकिल्स और एक्स्ट्रा साइकिल्स को हम स्टॉल्स कहते हैं. तो हैज़ार्ड्स को 3 तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शन. सबसे पहला है रॉ, RAW दैट इज रीड आफ्टर राइट. दूसरा है WAR दैट इज राइट आफ्टर रीड. और तीसरा है WAW दैट इज राइट आफ्टर राइट. अब RAW है दैट इज रीड आफ्टर राइट. दिस हैज़ार्ड इज क्रिएटेड व्हेन इंस्ट्रक्शन J ट्राइज टू रीड द डेटा बिफोर इंस्ट्रक्शन I राइट्स इट. ये हैज़ार्ड तब क्रिएट होता है जब इंस्ट्रक्शन J जो है वो रीड करता है डेटा को I के राइट करने से पहले, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रू डेटा डिपेंडेंसी. अब वॉर दैट इज़ राइट आफ्टर रीड, ये हैज़ार्ड तब क्रिएट होता है जब इंस्ट्रक्शन J ट्राई करता है राइट करने का डेटा बिफोर द इंस्ट्रक्शन I रीड्स इट. तो इसका मतलब ये होता है कि जो न्यू वैल्यू है हमें ओल्ड वैल्यू ही रीड करना था, लेकिन चूंकि J ने राइट कर दी है वैल्यू, इसलिए हम न्यू वैल्यू रीड कर पा रहे हैं इस टाइम पे. तीसरा होता है राइट आफ्टर राइट. तो दिस हैज़ार्ड इज क्रिएटेड व्हेन इंस्ट्रक्शन J ट्राइज टू राइट द डेटा बिफोर इंस्ट्रक्शन I राइट्स इट. तो इसका मतलब ये होता है कि इंस्ट्रक्शन J को न्यूअर डेटा राइट करना था, लेकिन चूंकि I ने पहले राइट कर लिया है, I ने बाद में राइट किया है J से, इसलिए हमारे पास न्यूअर वैल्यू नहीं आएगी. अब तीसरी चीज़ है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ पाइपलाइन विद स्टॉल्स. तो स्पीड अप विल बी इक्वल टू एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ नॉन पाइपलाइन डिवाइडेड बाय एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ पाइपलाइन. तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे एग्जीक्यूशन टाइम हम निकालेंगे नॉन पाइपलाइन का, तो नॉन पाइपलाइन में हमें उतने स्टॉल्स नहीं मिलेंगे. और एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ पाइपलाइन में हम क्या करते हैं कि एक के आउटपुट के निकलने से पहले ही हम दूसरे का इनपुट डाल देते हैं. तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम विल ऑलवेज बी लेस इन केस ऑफ द पाइपलाइन देन द नॉन पाइपलाइन एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ द स्टॉल्स. लेकिन हम यहाँ पे स्टॉल्स कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमें स्पीड अप कैलकुलेट करना पड़ेगा. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ पाइपलाइन विद स्टॉल्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड अप. स्पीड अप का मतलब ये होता है कि एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ नॉन पाइपलाइन डिवाइडेड बाय एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ पाइपलाइन. तो नॉन पाइपलाइन के केस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा एवरेज, और जो पाइपलाइन के केस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम होगा एवरेज, उसका हम डिविजन लेंगे. देन S इज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज CPI ऑफ नॉन पाइप. CPI मतलब साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन इनटू द साइकिल टाइम ऑफ नॉन पाइप डिवाइडेड बाय एवरेज CPI ऑफ द पाइप
multiplied by cycle time of the pipe. Ideal CPI of a pipeline processor is always at most 1. जो पाइपलाइन प्रोसेसर होता है उसका साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन आइडियल जो होता है दैट इज एट मोस्ट 1. सो एवरेज सीपीआई ऑफ द पाइप, तो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द पाइप जो एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल टू आइडियल सीपीआई, आइडियल साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन प्लस नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल्स डिवाइडेड बाय पर इंस्ट्रक्शन. अंडर दिस इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है एस इक्वल्स टू एवरेज सीपीआई ऑफ द नॉन पाइप मल्टीप्लाइड बाय साइकिल टाइम ऑफ द नॉन पाइप डिवाइडेड बाय 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाइड बाय साइकिल टाइम ऑफ द पाइप. तो इसमें एक बार और हम देखते हैं इस फॉर्मूले को. तो एवरेज सीपीआई ऑफ द नॉन पाइप, तो नॉन पाइपलाइन के केस में जो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन होंगे ऑन एन एवरेज वो लेंगे हम इनटू द साइकिल टाइम. जो साइकिल टाइम हो जाएगा नॉन पाइप का वो लेंगे डिवाइडेड बाय साइकिल एवरेज सीपीआई इन केस ऑफ नॉन पाइपलाइन इज, इन केस ऑफ पाइपलाइन इज हाउ मच, इट इज 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन multiplied by the cycle time of the pipe. अब assume that that pipelining and non-pipelining circuits are perfectly balanced, therefore no setup time overhead. तो हम ये अज्यूम करते हैं कि नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन सर्किट्स जो होते हैं वो परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं, तो सेटअप टाइम का ओवरहेड हमारा नहीं होता है. पाइपलाइन एंड नॉन पाइपलाइन साइकिल टाइम्स आर इक्वल. जो पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन साइकिल टाइम्स होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. So S is equal to average instruction execution time of non-pipe divided by 1 plus number of stall cycles per instruction. So this is the final speed up that we'll use in order to do the numericals. मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कैशे मेमोरी. अकॉर्डिंग टू मेमोरी हायरार्की सिस्टम सपोर्टेड मेमोरी स्टैंडर्ड्स आर गिवन बिलो. तो हम सबसे पहले लेवल्स देखते हैं 1 2 3 4. देन नेम है रजिस्टर एट लेवल 1, कैश एट लेवल 2, मेन मेमोरी एट लेवल 3 एंड सेकेंडरी मेमोरी एट लेवल 4. फिर टिपिकल साइज हम देखते हैं. तो लेवल 1 पे साइज है लेस देन 1 KB, लेवल 2 पे लेस देन 16 MB, लेवल 3 पे लेस देन 1 GB और लेवल 4 पे ग्रेटर देन 100 GB. एक्सेस टाइम की बात करें तो 0.25 टू 0.5 नैनो सेकेंड्स होता है रजिस्टर का, 0.5 टू 25 होता है कैश का, 80 से 250 होता है मेन मेमोरी का और 50 लाख होता है सेकेंडरी मेमोरी का. बैंडविड्थ की बात करें तो सबसे मिनिमम होता है सेकेंडरी मेमोरी का दैट इज 20 टू 150, देन मेन मेमोरी का 1K टू 5K, देन कैश का 5K टू 10K एंड देन रजिस्टर का 20K टू 100K. फिर मैनेज्ड बाय अगर हम देखें तो सबसे पहले लेवल 1 पे होता है कंपाइलर, लेवल 2 पे होता है हार्डवेयर, लेवल 3 पे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और लेवल 4 पे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर बैक्ड बाय की अगर बात करें तो लेवल 1 पे होता है कैश, लेवल 2 पे होता है मेन मेमोरी, लेवल 3 पे होता है सेकेंडरी मेमोरी, लेवल 4 पे होता है CD. इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो लेवल 1 पे होता है मल्टीपोर्ट, लेवल 2 पे होता है ऑन चिप या ऑफ चिप SRAM, लेवल 3 पे होता है DRAM और लेवल 4 पे होता है मैग्नेटिक टेप. तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पूरा होता है. अकॉर्डिंग टू द अबव स्टैंडर्ड्स मेमोरी हायरार्की इज डिजाइन टू मिनिमाइज द स्पीड गैप बिटवीन द CPU एंड द मेमोरी. मेमोरी हायरार्की हमारी डिज़ाइन होती है उस तरीके से ताकि हम जो CPU और मेमोरी के बीच में स्पीड गैप है उसको कम कर पाए. एक्सेसिंग ऑर्डर क्या होता है हायरार्की मेमोरी का. एक्सेसिंग ऑर्डर जो हायरार्की मेमोरी सिस्टम का होता है दैट इज CPU रजिस्टर सबसे तेज होते हैं और ये वर्ड्स में डील करते हैं, देन कैश ब्लॉक्स में डील करते हैं, देन मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में पेजेस होते हैं. कैश जो होता है दैट इज मैनेज बाय हार्डवेयर, मेन मेमोरी जो होता है दैट इज मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है दैट इज मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. जो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन होती है कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में उसको कहते हैं हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. तो फ्रेंड्स ये था हमारे इस लेक्चर का कंटेंट. तो हमने देखा कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डिफरेंट लेवल्स, नेम्स, टिपिकल साइज, एक्सेस टाइम, बैंडविड्थ, मैनेज बाय, बैक्ड बाय एन इम्प्लीमेंटेशन होता है. फिर हमने ये भी देखा कि CPU और मेमोरी के बीच में मेमोरी हायरार्की में क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं और फिर हमने देखा कि कैसे एक्सेसिंग होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स के बीच में. एंड देन हमने देखा कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है विच इज़ बेसिकली द डेटा ट्रांसफर बिटवीन द कैश एंड द मेन मेमोरी.
डेटा की एक्सेसिबिलिटी कैसे होती है फ्रॉम CPU टू दी सेकेंडरी मेमोरी। तो व्हेन द CPU एक्सेसेस द मेमोरी इट चेक्स फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इन रजिस्टर्स। अगर रजिस्टर में उसको डेटा मिल जाता है देन ऑपरेशन इज अ हिट, और ये डायरेक्टली डेटा जो होता है फिर ALU में ट्रांसफ़र हो जाता है, अदरवाइज ऑपरेशन इज अ मिस। अगर ऑपरेशन मिस है तो रजिस्टर्स के बाद से नेक्स्ट रेफरेंस जो जाता है वो कैश मेमोरी को जाता है। अगर ऑपरेशन हिट है कैश में then data is transferred from the cache memory to the CPU in form of the words. If it is a miss in the cache then reference is forwarded to the main memory. अगर ऑपरेशन हिट होता है मेन मेमोरी में तो रिक्वेस्टेड डेटा जो होता है दैट इज ट्रांसफर टू द कैश इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स एंड CPU इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। अगर मिस है हमारा मेन मेमोरी में एंड रेफरेंस इज फॉरवर्डेड टू द सेकेंडरी मेमोरी तो ऑपरेशन क्या होगा, ऑलवेज अ हिट होगा सेकेंडरी मेमोरी में, तो करस्पॉन्डिंग डेटा विल बी ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी इन फॉर्म ऑफ पेजेस and then to the cache in form of words, then to the CPU in form of words. In form from cache memory to the CPU it will go in form of blocks and then it will go in form of words. तो फ्रेंड्स यहाँ तक था हमारा एक्सेसिबिलिटी का क्राइटेरिया। अब एक टर्म आता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो द CPU परफॉर्म्स रीड एंड राइट ऑपरेशन ओनली ऑन द कैश, कैश मेमोरी मेंटेन्स द इमेज ऑफ द मेन मेमोरी। तो CPU क्या करता है कि रीड एंड राइट ऑपरेशन केवल कैश पे परफॉर्म कर पाता है, कैश मेमोरी मेंटेन्स द इमेज ऑफ द मेन मेमोरी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसका ये मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक पेज है और वो हमारा स्टोर्ड है कैश में, तो जो नेक्स्ट लेवल पेज होगा इफ इट इज प्रेजेंट इन द कैश देन इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल, अदरवाइज वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी का हमेशा एक इमेज स्टोर होता है कैश में। तो दिस इज नोन एज द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सबसे पहला है इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड देन है हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन CPU डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद ऑल लेवल्स ऑफ द मेमोरी। इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का यही मतलब होता है कि CPU जो है वो सारे लेवल्स ऑफ मेमोरी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है विदाउट एनी इंटरलीविंग। तो इट स्टिल फॉलोज द एक्सेसिंग ऑर्डर, और ये एक्सेसिंग ऑर्डर तब भी पहले लेवल 1 पे जाएगा, देन अगर उसे नहीं मिला देन लेवल 2 पे जाएगा, देन लेवल 3 पे एंड देन लेवल n पे। फिर लेट H1 H2 अप टिल Hn इंडिकेट द हिट रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेवल्स ऑफ द मेमोरी। अज्यूम करिए कि H1 H2 अप टिल Hn जो है वो हिट रेशियो है लेवल्स ऑफ द मेमोरी को एक्सेस करने का। तो हिट रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ हिट्स इन द मेमोरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सेसेस टू दैट मेमोरी। तो हिट रेशियो का मतलब यही होता है कि कितने हिट्स हुए हैं गिवन मेमोरी में और कितनी मेमोरी एक्सेसेस हुए हैं। तो हिट रेशियो प्लस मिस रेशियो इज इक्वल टू 1। Now T1 T2 up till Tn are the accessing times for the different levels of the memory. assume करिए कि T1 T2 up till Tn जो है वो accessing times है अलग अलग levels of the memory के लिए। इस organization में कोई communication नहीं होता है between the different levels of the memory। तो average access time क्या हो जाएगा, अगर T1 में उसे मिल गया तो H1 into T1, अगर H1 में नहीं मिला H2 में मिला तो 1 minus H1 into H2 into T2 प्लस up till अगर nth वाले में मिला मेमोरी लेवल पे तो 1 माइनस H1 इंटू 1 माइनस H2 अप टिल Hn इंटू Tn। तो इस तरीके से हम एवरेज एक्सेस टाइम वगैरह निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में हमने देखा इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या था कि हर लेवल जो था वो पैरेलली कनेक्टेड था इस पे, और जिस भी लेवल पे मिलता है हमें उस लेवल पे हम जाते हैं। स्टिल एक्सेसिंग ऑर्डर एक फॉलो होता है कि पहले लेवल 1 चेक होगा, देन लेवल 2, देन लेवल 3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हिट रेशियो प्लस मिस रेशियो इज इक्वल टू 1 होता है। देन अगर T1 T2 अप टिल Tn जो एक्सेसिंग टाइम्स हैं अलग अलग लेवल्स के मेमोरी के, तो हमारे पास इन दिस ऑर्गेनाइजेशन देर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द मेमोरी। तो H1 इंटू T1 प्लस 1 माइनस H1 इंटू H2 इंटू T2 प्लस अप टिल 1 माइनस H1 इंटू 1 माइनस H2 इंटू अप टिल Hn इंटू Tn। तो ये हमारा एवरेज एक्सेस टाइम हो जाएगा। हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो पिछला हमारा इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन था। तो इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज एक्सेस टाइम जो होता था दैट इज़ हिट 1 इंटू T1
प्लस 1 माइनस हिट 1 इंटू हिट 2 इंटू T2 प्लस अप टिल 1 माइनस H1 इंटू 1 माइनस H2 इंटू HN इंटू TN, जहाँ पे HN की वैल्यू 1 होती थी। HN का मतलब ये है कि ये सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर रहा है और सेकेंडरी मेमोरी में हर चीज़ हिट मानी जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। Now T average, that is total time average, equals to time required to access one word from the memory। अगर जो टोटल टाइम है दैट इज टी एन, तो टी एवरेज क्या बताएगा कि एक वर्ड को एक्सेस करने में कितनी मेमोरी लगती है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा मेमोरी सिस्टम का, 1 अपॉन टी एवरेज, विच इज़ द नंबर ऑफ वन वर्ड्स एक्सेस पर सेकेंड। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि सीपीयू कैन परफॉर्म द रीड और द राइट ऑपरेशन ओनली ऑन द लेवल 1 मेमोरी। अब जैसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में था कि मल्टीपल लेवल्स होते थे मेमोरी के और हम हर लेवल को सीपीयू से एक्सेस कर पाते थे, लेकिन इसमें हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम केवल लेवल 1 को एक्सेस कर पाते हैं सीपीयू से। इसलिए कम्युनिकेशन बना रहता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी के बीच में। अगर कोई भी इनपुट लेवल 1 मेमोरी में नहीं मिला तो हम उसको लेवल 2 से फेच करेंगे, अगर उसमें भी नहीं मिला तो लेवल 3 से फेच करेंगे लेवल 2 में, देन लेवल 2 से फेच करेंगे लेवल 1 में एंड लेवल 1 से सीपीयू में। तो इस तरीके से इसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है और बाद में सीपीयू जो है जब उसको मिल जाती है चीज़ वो, तो वो रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। नाउ टी एवरेज इस केस में हो जाएगा H1 इंटू T1 प्लस 1 माइनस H1 इंटू H2 इंटू T1 प्लस T2। यहाँ T1 प्लस T2 क्यों लिए हैं, क्योंकि अगर मिस होता है फर्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी में तो जो वैल्यूज़ हैं वो आती हैं सेकेंड वाले लेवल ऑफ मेमोरी से। ऐसे ही अगर सेकेंड वाले लेवल ऑफ मेमोरी में नहीं हुआ तो थर्ड वाले लेवल से आएंगी, तो टोटल टाइम जो लगेगा दैट विल बी T1 प्लस T2 प्लस अप टिल सो ऑन अप टिल Tn, और Hn की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इसमें कि एक न्यूमेरिकल कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मेमोरी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम उसको इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, और अगर एक्सप्लिसिटली दिया है तब तो हम, अगर इंडिपेंडेंट दिया है तो इंडिपेंडेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हायरार्किकल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि इन अ 2 लेवल मेमोरी, लेवल 1 मेमोरी इज 5 टाइम्स फास्टर देन द लेवल 2 एंड इट्स एक्सेस टाइम इज 10 नैनोसेकंड्स लेस देन द टी एवरेज। लेट L1 एक्सेस टाइम इज 20 नैनोसेकंड्स, व्हाट इज द हिट रेशियो। तो हिट रेशियो का मतलब ये होता है कि H1 दैट इज हिट 1 इंटू 20 का मतलब कि इसका जो एक्सेस टाइम होगा प्लस 1 माइनस H1 इंटू H1 माइनस H1 इंटू T2, फिर उसके बाद इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 30। तो H1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 7/8। अब अगर हम स्पीड अप की बात करें तो परफॉर्मेंस ऑफ L1 डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ L2 विच इज इक्वल टू T2/T1। तो इसका स्पीड अप L1 का इन कंपैरिजन टू L2 T2/T1 होता है। कैश मेमोरी क्या होता है। तो कैश मेमोरी एक्ट्स एज इंडिपेंडेंट मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। सीपीयू रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है केवल कैश डेटा पे, तो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है कैश को और रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है दैट इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, और कैश मेमोरी से सीपीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ दी वर्ड्स। तो वर्ड्स इज दी सबसे छोटी यूनिट ऑफ मेमोरी होती है या छोटी यूनिट ऑफ ट्रांसफर होती है विच अकर्स बिटवीन कैश एंड दी सीपीयू। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कैश मेमोरी इज, बेसिक एलिमेंट्स अगर हम देखें कैश मेमोरी का तो सबसे पहले मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसमें वो हम देखेंगे, देन हम देखेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, देन देखेंगे मैपिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, फिर देखेंगे अपटेकिंग टेक्निक्स क्या होती है, और फिफ्थ हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लेवल कैशेस का, उसको। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ है कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। मेन मेमोरी से कैश मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है। तो मेन मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों जो है वो अरेंज होती हैं ब्लॉक्स के फॉर्म में। तो एक बार फ्रेंड्स हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कैश मेमोरी बेसिकली होती क्या है, कैश मेमोरी इज़ द इंडिपेंडेंट मेमोरी विच एग्जिस्ट बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। तो सीपीयू क्या करता है, रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब सीपीयू से कैश और कैश से मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी हमारा ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है कैश मेमोरी के बीच में, और कैश मेमोरी सीपीयू के बीच में वर्ड्स के फॉर्म में होता है। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कैश मेमोरी अगर हम देखें तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कैश मेमोरी हमारे होते हैं, एक तो होता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है पेज रिप्लेसमेंट, तीसरा होता है मैपिंग टेक्निक्स, चौथा होता है अपटेकिंग टेक्निक्स,
पांचवा होता है मल्टी लेवल कैशेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है मेन मेमोरी से कैश मेमोरी के बीच में, दैट इज़ डन इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। मेन मेमोरी से कैश मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, और मेन मेमोरी और कैश मेमोरी में इसीलिए जो डेटा अरेंज होता है वो भी ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है। कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब कैश मेमोरी का जो लेवल होता है दैट इज़ इन बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, तो इसीलिए कैश मेमोरी फास्टर होती है मेन मेमोरी से, बट इट इज़ स्लोअर देन द रजिस्टर्स इन द ALU. And now the cache memory is divided into equal parts which is known as the blocks, and हर ब्लॉक का जो साइज होता है दैट इज डिनोटेड बाय द ब्लॉक साइज। ईच पार्ट इज नोन एज द कैश ब्लॉक और कैश लाइन। हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, या तो कैश ब्लॉक कहते हैं या तो कैश लाइन कहते हैं। तो नंबर ऑफ कैश लाइन्स विल बी इक्वल टू कैश मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। तो जो कैश मेमोरी के लाइन्स होंगे उनको हम कहेंगे कैश मेमोरी साइज टोटल साइज डिवाइडेड बाय द ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज का ये मतलब है कि हर जो कैश मेमोरी होगी उसके हर इंडिविजुअल पार्ट को हम ब्लॉक साइज के बराबर देखते हैं। नाउ कंसिडर 8 बाइट कैश मेमोरी एंड 2 बाइट ब्लॉक साइज। अगर हम 8 बाइट कैश मेमोरी देखें तो उसमें कितने उससे डिनोट करना पड़ेगा, उसको 3 बिट कैशे एड्रेस से डिनोट करना पड़ेगा अगर 8 बाइट कैश है, बिकॉज 8 इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 3। अब आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ये लाइन ऑफसेट और वर्ड ऑफसेट में टूट जाएगा। तो इफ द नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू 1, then the word offset will be number of words equals to 2, then the word offset will be equivalent to 1 bit. तो line offset जो होगा that will be equal to the number of bits in required to represent the cache lines, which is the number of cache blocks, which is equivalent to 2 to the power 2, which is equivalent to 4. तो इसीलिए चार कैश ऑफसेट हमें लगेगा, लाइन ऑफसेट हमें लगेगा, ताकि उसको हम 2 बिट से रिप्रेजेंट कर पाएँ। अब फ्रेंड्स, एड्रेस टू द ब्लॉक प्रेजेंट इन कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो उसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो लाइन ऑफसेट होता है और एक वर्ड ऑफसेट होता है। लाइन ऑफसेट इज़ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड वर्ड ऑफसेट इज़ द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक। तो फ्रेंड्स, ये था कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो द मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स विच इज़ नोन एज द ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक का जो साइज होता है दैट इज़ गिवन बाय द ब्लॉक साइज। नॉर्मली हम ये करते हैं कि ब्लॉक साइज सारे ब्लॉक्स का सेम रखते हैं ताकि हमें पेजेस को फिट करने में आसानी रहे। नाउ मेन मेमोरी ब्लॉक इज़ आइडेंटिफाइड बाय टैग। अब जो मेन मेमोरी ब्लॉक है वो मेमोरी कंट्रोलर टैग के हेल्प से आइडेंटिफाई करता है। तो नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स विल बी इक्वल टू मेन मेमोरी साइज, पूरे मेन मेमोरी का जितना साइज होगा डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। अब दिया हुआ है कि कंसिडर अ 16 बाइट मेन मेमोरी। अगर 16 बाइट मेन मेमोरी है तो हमारे पास टोटल 16 एंड 2 बाइट इज़ द ब्लॉक साइज, तो दैट इज़ 16 बाइट डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी 8 ब्लॉक्स। तो 000 से 111 तक जो हमारा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन होगा। दिस 111 इज़ नोन एज टैग एंड दिस 000 यहाँ पे जो है जो एनसर्कल कर रहा हूँ मैं उसको कहते हैं टैग। और वर्ड ऑफसेट इज़ विद इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक कौन से वर्ड को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज द वर्ड ऑफसेट। तो इस मेमोरी हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन में मेन मेमोरी में टैग और वर्ड ऑफसेट से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। अब फिजिकल एड्रेस इज कंप्राइज्ड ऑफ टैग एज वेल एज द वर्ड ऑफसेट। इन दोनों के बाइनरी कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू आती है उससे हम फिजिकल एड्रेस को निकालते हैं। तो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नो चेंज इन द कैपेसिटी। कैपेसिटी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बस रीऑर्डरिंग कर रहे हैं, केवल इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं ताकि जो मेन मेमोरी कंट्रोलर है वो फिजिकल एड्रेस को एज अ टैग एंड देन वर्ड ऑफसेट आइडेंटिफाई कर पाए। अब इससे हमें लाभ क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा ये मिलेगा फ्रेंड्स कि हमारे पास मेमोरी कंट्रोलर को डिकोडिंग सिग्नल्स कम रहेंगी लेने के लिए, एंड वर्ड ऑफसेट विल बी देयर। तो टैग और वर्ड ऑफसेट की मदद से वो फिजिकल एड्रेस जनरेट कर पाएगा एंड देन एक्सेस कर पाएगा आगे की चीज़ों को। देखेंगे कैश कंट्रोलर और कुछ न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले कैश कंट्रोलर पे अगर हम देखें तो ये दो तरीके की चीज़ स्टोर करता है, दैट इज़ टैग मेमोरी एंड डेटा ऑफ द मेमोरी। तो टैग इज़ द एक्स्ट्रा बिट इन द ईच कैश लाइन, और कैश एड्रेस जो होता है वो डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, तो 3 बिट कैश एड्रेस होता है। नाउ लेट्स कंसिडर दिस न्यूमेरिकल। कंसिडर अ कैश मेमोरी साइज ऑफ 64 KB एंड ब्लॉक साइज इज 64 बाइट्स।
If CPU generates 20-bit physical address, how many blocks are present in cache memory and main memory? तो कैश में कितने ब्लॉक्स होंगे? टोटल कैश मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज विच इज इक्वल टू 1024। और मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स होंगे? 2 to the power 10 इंटू 1 KB डिवाइडेड बाय 64 बाइट्स विच इज 2 to the power 14 ब्लॉक्स। अब 20-bit physical address interpretation at cache controller is tag, line offset, word offset. 20-bit address interpretation at main memory is tag and word offset. मैपिंग टेक्निक्स अगर हम बात करें, तो मैपिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी विच इज़ नोन एज मैपिंग। तो मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द कैश मेमोरी। देयर आर 3 मैपिंग टेक्निक्स यूज्ड। सबसे पहला होता है एसोसिएटिव मैपिंग, फिर होता है डायरेक्ट मैपिंग, फिर होता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो हम इस वीडियो में एसोसिएटिव मैपिंग देखेंगे। इन दिस मैपिंग टेक्निक कोई मैपिंग फंक्शन नहीं यूज होता है और वन ऑफ द मेन मेमोरी ब्लॉक इज रिप्लेस्ड विद अ कैश मेमोरी लाइन, देयरफॉर कैश एड्रेसिंग इज नॉट यूज्ड। तो सिंस एक ब्लॉक को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक लाइन से, तो कैश एड्रेसिंग की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और द मेन मेमोरी एड्रेस फॉर्मेट इज यूज्ड एज द कैश कंट्रोलर। तो कैश कंट्रोलर पे कौन सा एड्रेस यूज होगा? जो मेन मेमोरी एड्रेस फॉर्मेट होगा वो एज इट इज यूज हो जाएगा, कोई कैश एड्रेसिंग फॉर्म की चीज़ नहीं होगी। मैपिंग टेक्निक्स, तो पहला मैपिंग टेक्निक हमने देखा था पिछले क्लास में, दैट इज एसोसिएटिव मैपिंग। अब इस वीडियो में हम फिर से तीनों मैपिंग देखेंगे, एसोसिएटिव मैपिंग, देन डायरेक्ट मैपिंग, देन सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब एसोसिएटिव मैपिंग की खासियत ये होती है कि कोई मैपिंग फंक्शन इसमें यूज़ नहीं होता है, तो जो भी मेन मेमोरी का ब्लॉक होगा इट कैन बी प्रेजेंट ऑन एनी ऑफ द कैश मेमोरी लाइन। तो कैश एड्रेसिंग भी नहीं यूज़ होता है यहाँ पे। मेन मेमोरी एड्रेस फॉर्मेट इज यूज एट द कैश कंट्रोलर। अब डायरेक्ट मैपिंग क्या होती है? इस तरीके की मैपिंग टेक्निक में मैपिंग फंक्शन जो होते हैं it is used to transfer the data from main memory to the cache memory. So there is a binding that takes place between the main memory block number to cache memory line number. देन हम देखेंगे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है कि ईच कैश जो होता है वो मल्टीपल ब्लॉक्स को होल्ड कर सकता है, ईच कैश लाइन। तो मेमोरी कैश ऑर्गेनाइज्ड इनटू नंबर ऑफ सेट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ब्लॉक्स प्रेजेंट इन द लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स हो जाएंगे n, विच इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ कैश लाइन्स डिवाइडेड बाय p वे, मतलब कि एक कैश लाइन पे कितने ब्लॉक्स हमारे स्टोर हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 3 तरीके की मैपिंग। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट देके आ पाएँ। टाइप्स ऑफ कैश मिसेस, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश मिसेस। सबसे पहला होता है कंपलसरी मिस। कंपलसरी मिस का ये मतलब होता है कि जो फर्स्ट रेफरेंस होता है कैश में वो ही मिस हो जाए। तो हमारे पास कई सारे कैश के लाइंस होते हैं, अगर जो वर्ड हमें चाहिए या जो लाइन हमें चाहिए वो नहीं मिलता है और वो फर्स्ट रेफरेंस होता है, देन इन इटसेल्फ इट इज़ अ मिस, सो वी कॉल इट एज अ कंपलसरी मिस। तो व्हेन कैश इज इनिशियली एम्प्टी तो देन वी हैव द कंपलसरी मिस। अब दूसरा है कैपेसिटी मिस। बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द कैश ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम सम ऑफ द कैश ब्लॉक्स आर रिप्लेस्ड एंड लेटर रिट्रीव्ड। तो कैपेसिटी मिस का ये मतलब होता है कि कैश कंप्लीटली फिल हो चुका है, कैश लाइंस कंप्लीटली फिल हो चुके हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कैश लाइंस को या ब्लॉक्स को हमें रिप्लेस करना पड़ता है और वो बाद में हम रिट्रीव कर सकते हैं, तो इसको कैपेसिटी मिस कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मिस क्या होता है? टू मेनी ब्लॉक्स व्हेन मैप्ड ऑनटू द सेम लाइन इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस का ये मतलब होता है कि कई सारे ब्लॉक्स जो होते हैं वो सेम लाइन पे ही मैप हो जाते हैं, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो इसलिए इसको कॉन्फ्लिक्ट मिस कहते हैं। जैसे डायरेक्ट मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग में कॉन्फ्लिक्ट मिस क्रिएट हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ लोकेलिटी फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ लोकेलिटी में पहले लोकेलिटी का क्या मतलब होता है कि बेस्ड ऑन दी वे ऑफ एक्सेसिंग दी रीयूजेबल डेटा। तो हमारे पास गिवन डेटा फ्रेम है और किस तरीके से हम डेटा को रीयूज कर पाए उसमें से एक्सेस करने के लिए, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस 2 टाइप से देखी जाती है। पहला है स्पेशियल लोकेलिटी और दूसरा है टेम्पोरल लोकेलिटी। टेम्पोरल लोकेलिटी का क्या मतलब होता है कि if the same word in the same block can be referenced by the CPU in the near future। टेम्पोरल लोकेलिटी, तो टेम्पोरल लोकेलिटी का ये मतलब होता है कि सेम ब्लॉक के सेम वर्ड को CPU रेफरेंस कर पा रहा है नियर फ्यूचर में, तो उसको हम टेम्पोरल लोकेलिटी कहेंगे। और स्पेशियल लोकेलिटी इट मीन्स दैट एडजेसेंट वर्ड्स इन द सेम ब्लॉक, तो सेम ब्लॉक में एडजेसेंट वर्ड्स, सेम वर्ड नहीं एडजेसेंट वर्ड्स आर रेफरेंस्ड बाय द CPU इन द नियर फ्यूचर। तो ये 2 तरीके के हमारे पास लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होते हैं, जिसमें पहला होता है टेम्पोरल लोकेलिटी और दूसरा होता है स्पेशियल लोकेलिटी। तो फ्रेंड्स
एक बार फिर आज का हम रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कैश मिसेस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कैश मिसेस। तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं कैश मिसेस: कंपलसरी, कैपेसिटी और कॉन्फ्लिक्ट। कंपलसरी का मतलब जब इनिशियली कैश एम्प्टी होता है तो उसको वो एक मिस होता है और हमें कैशे में मेन मेमोरी से ब्लॉक्स लाने पड़ते हैं। कैपेसिटी में इसका ये मतलब होता है जब कैशे फुल हो जाता है पूरा तो हमें और हमारा जो रेफरेंस ब्लॉक है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो रेफरेंस ब्लॉक को लाने के लिए हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता है कैश लाइन से। तीसरा होता है कॉन्फ्लिक्ट मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस का ये मतलब होता है कि सेम लाइन पे कई सारे ब्लॉक्स जो है वो मैप अगर हो रहे हैं, मैपिंग फंक्शन ऐसा यूज़ हो रहा है कि सेम लाइन पे काफ़ी सारे ब्लॉक्स या लाइंस मैच हो रहे हैं, तो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट मिस कहते हैं। अब डायरेक्ट मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग में कॉन्फ्लिक्ट मिस होता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि टाइप्स ऑफ लोकेलिटी क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ लोकेलिटी का मतलब ये होता है पहले कि किस तरीके से हम डेटा को रीयूज़ कर पा रहे हैं। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस उसी तरीके से दो टाइप्स में डिवाइडेड होती है। पहली होती है स्पेशियल, दूसरी होती है टेम्पोरल। तो टेम्पोरल लोकेलिटी क्या होती है? टेम्पोरल लोकेलिटी का ये मतलब होता है कि अगर सेम वर्ड को हम नियर फ्यूचर में फिर से रेफरेंस करें तो उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पोरल लोकेलिटी। और स्पेशियल लोकेलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एडजेसेंट वर्ड्स को हम फ्यूचर में रेफरेंस कर पाए देन इट इज़ नोन एज द स्पेशियल लोकेलिटी। तो रिवाइज कर लेते हैं। तो दो तरीके की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होती है, एक तो स्पेशल, एक टेम्पोरल। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं रीयूजेबल डेटा को। तो स्पेशियल लोकेलिटी और टेम्पोरल लोकेलिटी। तो टेम्पोरल लोकेलिटी पहले ये होती है कि अगर हम सेम वर्ड को सेम ब्लॉक में रेफरेंस कर रहे हैं मैनी टाइम्स इन द नियर फ्यूचर तो उसको टेम्पोरल लोकेलिटी कहते हैं। और स्पेशियल लोकेलिटी ये होती है कि हम अगर एडजेसेंट वर्ड्स को सीपीयू में रेफरेंस कर रहे हैं इन दी नियर फ्यूचर तो उसको स्पेशल लोकेलिटी कहते हैं। अब आता है रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जब कैश फुल होती है तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ हुआ जाता है कैश ब्लॉक्स को रिप्लेस करने के लिए विद दी न्यू ब्लॉक्स। तो दो तरीके के रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ होते हैं। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रिप्लेस द कैश ब्लॉक विच इज़ हैविंग द लॉन्गेस्ट टाइम स्टैम्प। फीफो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका ये मतलब होता है कि हम उस कैश ब्लॉक को रिप्लेस करेंगे जो कि लॉन्गेस्ट टाइम स्टैम्प के लिए या जो सबसे ओल्ड है। एल आर यू दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज, रिप्लेस द कैश ब्लॉक विच इज हैविंग द लेस नंबर ऑफ रेफरेंसेज अलॉन्ग विद द लॉन्गेस्ट टाइम स्टैम्प। तो एल आर यू जो होता है लीस्ट रिसेंटली यूज, उसका ये मतलब होता है कि जो हमने लेटेस्ट जो हमने यूज़ किया हुआ है उसको ना लेते हुए जो कि सबसे ज़्यादा टाइम हो चुका है यूज़ किए हुए या दोबारा आए हुए उसको हम यूज़ करते हैं रिप्लेस करने के लिए। तो quantitative principle to improve the performance. Quantitative principle states that we can improve the performance within the cost and price limit by making common case fast. This principle is known as Amdahl's law. Amdahl's law का मतलब ये होता है कि हम परफॉर्मेंस ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास बार बार रियकर करेंगी उनको हम पहले देख लें एंड उसके बाद जो रेयरली अकर कर रही हैं उनको हम बाद में देखें। तो इससे हम स्पीड अप या परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो S that is speed up is equal to performance of the enhanced system divided by performance of the old system. Performance का मतलब 1 upon execution time of the enhanced system divided by 1 upon execution time of the old system. तो फ्रेंड्स एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो आज हमने कंटेंट पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होती है। रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे हमें कैश ब्लॉक्स को रिप्लेस करना पड़ता है विद द मेन मेमोरी ब्लॉक्स। तो दो तरीके की रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ होती है। सबसे पहले होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें हम क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं कैश ब्लॉक को विद द लॉन्गेस्ट टाइम स्टैम्प। तो जो सबसे पहले आया होगा ब्लॉक उसको हम रिप्लेस करेंगे नए आए हुए ब्लॉक से। फिर है लीस्ट रिसेंटली यूज, रिप्लेस द कैश ब्लॉक विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ रेफरेंसेज अलॉन्ग विद द लॉन्गेस्ट टाइम स्टैम्प। लीस्ट रिसेंटली यूज का ये मतलब होता है कि जो भी सीक्वेंस ऑफ कैश ब्लॉक्स है या कैश लाइंस है उसमें जो सबसे पहले आया होगा उसको हम हटाएंगे। सबसे पहले आने का मतलब कि उसको हम सबसे देर में रीयूज कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल ये बताता है कि हम परफॉर्मेंस जो है वो सिस्टम का इम्प्रूव कर सकते हैं बाय मेकिंग द कॉमन केस या जो केस बार बार रीअकर कर रहा है उसको फास्ट करके। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द एम्डाल्स लॉ एंड स्पीड अप इज इक्वल टू परफॉर्मेंस ऑफ द इनहैंस सिस्टम डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ द ओल्ड सिस्टम। अगर एग्जीक्यूशन टाइम के बेसिस पे बात करें तो 1 अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द इनहैंस सिस्टम डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द ओल्ड सिस्टम।
अपडेटिंग टेक्निक्स। तो दो तरीके की अपडेटिंग टेक्निक्स होती हैं, एक होता है राइट थ्रू और एक होता है राइट बैक। राइट थ्रू में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सीपीयू परफॉर्म्स दी रीड एंड राइट ऑपरेशन ओनली ऑन कैश। सीपीयू जो है वो रीड एंड राइट ऑपरेशन केवल कैश पे परफॉर्म कर सकता है। अगर सीपीयू ने रीड ऑपरेशन किया है तो चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लॉक इन द कैश, तो हम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कैश में ब्लॉक्स की। इफ़ द अवेलेबल ऑपरेशन इज़ अ रीड हिट का मतलब कि जो ब्लॉक हम सर्च कर रहे हैं वो प्रेजेंट है कैश में, तो अगर वो प्रेजेंट है देन इट इज़ अ रीड हिट और सीपीयू तुरंत उसको रीड कर लेगा कैश से ही। अगर ब्लॉक अवेलेबल नहीं रहता है कैश में देन ऑपरेशन इज़ अ रीड मिस, देयरफॉर देयर इज़ अ नीड ऑफ रीड एलोकेट, सो ट्रांसफर द रिस्पेक्टिव ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी फॉर द रीड ऑपरेशन। तो राइट थ्रू में क्या होता है कि इन केस अगर आपका ब्लॉक अवेलेबल नहीं है कैश में तो ऑपरेशन को रीड मिस कहते हैं, और देर इज़ अ नीड ऑफ री एलोकेट का मतलब कि हमें फिर से एलोकेट करना पड़ेगा उस ब्लॉक को जिसकी अभी रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो हम ट्रांसफ़र करते हैं रिस्पेक्टिव ब्लॉक को मेन मेमोरी से मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, एंड दिस इज़ डन फॉर द रीड ऑपरेशन। तो ये था फ्रेंड्स राइट थ्रू टेक्निक। अब हम देखते हैं राइट बैक टेक्निक। राइट बैक टेक्निक में सीपीयू परफॉर्म करता है राइट ऑपरेशन केवल कैश पे, विच इम्प्लाइज कोहेरेंस इज स्टिल प्रेजेंट बट दिस कोहेरेंस इज नॉट क्रिएटिंग लॉस ऑफ डेटा प्रॉब्लम। इससे डेटा प्रॉब्लम का लॉस नहीं होता है। तो हर रिप्लेस करने से पहले, कोई भी कैश लाइन रिप्लेस करने से पहले अपडेटेड डेटा जो होता है वो मेन मेमोरी में लिखी जाती है, सो दैट दी अपडेटेड डेटा इज सेफ। तो इसका ये मतलब होता है कि राइट बैक में अगर हमें कोई ब्लॉक रिप्लेस करना है कैश का और वो कैश का ब्लॉक अपडेट हुआ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस अपडेटेड कैश ब्लॉक को मेन मेमोरी में पहले अपडेट कर देंगे और सेव कर देंगे, और उसके बाद तब हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। तो अपडेटेड डेटा इससे सेफ रहेगा। राइट बैक कैश मेंटेन्स वन एक्स्ट्रा बिट एट ईच कैश लाइन कॉल्ड अपडेट बिट। राइट बैक कैश जो होता है वो ईच कैश लाइन, हर कैश लाइन पे एक अपडेट बिट सेव करता है। अगर ये अपडेट बिट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कि ब्लॉक अपडेटेड है, अदरवाइज ब्लॉक अपडेटेड नहीं है। When CPU performs the read operation, it checks the availability of blocks in the cache. जब CPU रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लॉक्स को चेक करता है कैश में। अगर अवेलेबल है देन इट इज़ अ रीड हिट। अगर तो रीड हिट के केस में CPU डायरेक्टली रीड कर लेता है डेटा, अदरवाइज दी ऑपरेशन इज़ अ रीड मिस। अगर रीड मिस हुआ है तो हमें रीड एलोकेट की ज़रूरत है, जिसका मतलब ये होता है कि मेन मेमोरी से हम रिस्पेक्टिव ब्लॉक को कैश में ले आएंगे एंड देन कैश से CPU डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। So we need to transfer the block from the main memory to cache memory for read operation. So there is a possibility of replacements. तो फ्रेंड्स ये थे हमारे दो अपडेटिंग टेक्निक्स, एक था राइट थ्रू, दूसरा था राइट बैक। राइट बैक में क्या होता है, हम जाके अगर कोई डर्टी बिट है तो उसको सेव कर लेते हैं, और राइट थ्रू में हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक टू माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आ पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।